This conference will now be recorded. Okay, suppose 100% एनर्जी है ना इंसुलेशन आ रहा है अर्थ में, 100% आ रहा है, उसमें से सर्टेन पार्ट विल बी एब्सॉर्ब, और कितना पार्ट एब्सॉर्ब होता है? रफली अराउंड 65%। मतलब अंदर में जो इनकमिंग है, ये जो इनकमिंग है दैट इज 65%, ये अपने एटमॉस्फेयर के अंदर में आ गया, इसके अंदर में आ गया। जो रिमेनिंग है वो 35% वो रिफ्लेक्शन वापस हो जाता है, तो 35% विल बी अल्बेडो। ठीक है, तो ये दो चीज क्लियर हो गया, 65 अंदर में आ गया और 35 इज द अल्बेडो। एंड अल्बेडो में क्या क्या चीजें आती है? द हीट विच इज रेडिएटेड, द हीट विच इज रेडिएटेड, एब्सॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड वाले को हम लोग बोल रहे हैं अल्बेडो। ठीक है ना। अब देखो रिफ्लेक्शन कैसे कैसे हो सकता है। ये जो 35% हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, लेफ्ट साइड में देखो, दिस साइड, ओके, ये जो 35% है, इसमें से कुछ क्लाउड से, जो व्हाइट क्लाउड्स होते हैं ना, उससे कुछ रिफ्लेक्शन होगा। सम ऑफ द रिफ्लेक्शन विल बी फ्रॉम द स्नो, एंड कुछ स्कैटरिंग जो डस्ट पार्टिकल से स्कैटर हो गया। तो क्लाउड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिफ्लेक्शन। अगर व्हाइट क्लाउड्स होते हैं विदाउट डर्ट एंड मड, तो ये हुआ 27%, 6% विल बी स्कैटर्ड, एंड 2% जो है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है ना। अब 2% अर्थ से मतलब स्नो से हो रहा होगा। ठीक है ना। मतलब सबसे बड़ा जो रीजन है जिसके कारण से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो है क्लाउड। तो क्लाउड का अपन कुछ कर सकते हैं, क्लाउड का भी कुछ कर सकते हैं, क्लाउड का भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग क्लाउड का कुछ नहीं कर सकते। क्लीन स्काई रहेगा तो व्हाइट क्लाउड दिखते हैं। ठीक है ना। और वैसे वो क्लाउड क्या होता है, साइरस क्लाउड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जो ओल्ड बैच है वो लोग जानते हैं ना। जो साइरस क्लाउड्स होते हैं, जो हाई अल्टीट्यूड क्लाउड्स होते हैं, वही क्लाउड्स से ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। स्कैटर्ड वाला तो ठीक है, स्कैटर्ड भी समझ आ गया। और अर्थ के जो स्नो है, अर्थ के ऊपर में नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल पे जो स्नो रहेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। सो टोटल 35% आर बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक। अब जो 65 है उसको क्या करना है? जो 65 आ गया उसमें से 51 अपना अर्थ रख लेगा, एंड 14 को एटमॉस्फेयर रख लेगा। ठीक है, 14 को एटमॉस्फेयर रख लेगा। तो अब मेरे पास, मैं बनाया 100 से मैंने 65 को अर्थ के अंदर में डाल दिया और 35 को रिटर्न बैक कर दिया। मतलब अर्थ के बजट में अब 65 ही आया। अब इसी को ही वो इसको इंटरेस्ट के विद इंटरेस्ट दे विल अर्थ विल हैव टू रिटर्न। अब ये 65 में से अर्थ के पास कितना गया और उसके एटमॉस्फेयर के पास कितना गया? तो अर्थ के पास गया कितना गया, दैट इज 51, और एटमॉस्फेयर के पास गया दैट इज 14। 51 प्लस 14, तो एटमॉस्फेयर वाला जो एटमॉस्फेयर जाने, बट ये 51 वाला अर्थ को फिर से रिटर्न बैक करना है, बिकॉज बजट का काम क्या है, किसी तरह से जीरो हो जाए, जितना इनकमिंग हो और जितना आउटगोइंग हो दोनों बराबर हो जाए। अगर आउटगोइंग ज्यादा हो जाएगा तो आपका फ्रोजन वाला, फ्रोजन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 बन जाएगा, आइस एज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 बन जाएगा। और अगर ग्लोबल वार्मिंग चालू हो जाएगा, अगर सरप्लस हो जाएगा, तो हम लोग को दूसरी मूवी बनानी पड़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को ना बजट में ना इनकमिंग ज्यादा चाहिए ना आउटगोइंग ज्यादा चाहिए, किसी तरीके से जीरो बजट पे जाना है। हाँ, जीरो बजट पे जाना है। अब देखो 51 और 14, मतलब अर्थ में एटमॉस्फेयर के पास 14 है, 51 है अर्थ के पास। ठीक है। अब देखते हैं उसका क्या किया जाए। 51 जो अर्थ के पास है वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट मतलब उसको रिटर्न करेगा, सॉरी, रिटर्न करेगा। अब वो कैसे रिटर्न करेगा? अर्थ में जब हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में कि अर्थ में जो एनर्जी आता है, अर्थ के जो सरफेस पे जो एनर्जी आता है, that will be visible in the form of radiation, convection, condensation and advection, isn't it? ये सारे फॉर्म पे आपको दिखेगा। जैसे अर्थ के ओशन में अगर आता है तो इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन के बाद फिर से कंडेंसेशन होगा। ठीक है ना। अर्थ के सरफेस पे आता है तो क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। अर्थ से अर्थ के सरफेस के बाद जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है
रेडिएशन के फॉर्म पे, नॉट द हीट के फॉर्म पे, रेडिएशन के फॉर्म में जो है रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, वो हुआ अपना रिमेनिंग। तो 51% आ तो गए। अब बाहर के जो एटमॉस्फेयर से, मतलब बाहर के प्लेनेट से जो अर्थ ब्लू कलर का ब्राइट दिखता है, वो ब्राइट क्यों दिखता है? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के कारण से, रेडिएशन का रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ये 23%। अब मेरा क्वेश्चन ये है लास्ट क्लास से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन? ये कन्वेंशन लिखा है, इट इज कन्वेक्शन। Convection involves heat transfer between two substances and the medium moves. The medium moves and radiation doesn't require a medium. Radiation doesn't require a medium and convection कन्वेक्शन में यह है कि कोई मीडियम जो है वो मूव कर रहा है। अच्छा, इज इट करेक्ट उत्कर्ष? उत्कर्ष कहाँ चले गए? चलो स्निग्धा। सर यस सर। ओके, क्योंकि शिल्पा मीडियम नंदे? चाहिए होता तो स्पेस में भी वो ट्रैवल नहीं कर पाता। ओके गुड। रेडिएशन जो है आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है रेडिएशन में, इसलिए जब आप अगर मून में लाइट मारोगे अपने दोस्त के पास तो लाइट उसके पास पहुंच जाएगा, है ना, वो लाइट उसके पास पहुंच जाएगा, पर आप कुछ बोलोगे तो नहीं समझ पाएगा वो, ठीक है ना, क्योंकि सुनाई नहीं देगा उस, क्योंकि साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, आपको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। अगर लाइट को रिक्वायरमेंट होती तो सन का लाइट जो है यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना, ये दैट इज ट्रू। तो रेडिएशन एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो दिख रहा है। कन्वेक्शन किस फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द मीडियम होता है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है? शिल्पा। नेक्स्ट है पद्मनाभ, शिल्पा एंड पद्मनाभ। प्रीति? यस सर। यस। कन्वेक्शन में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है कि वर्टिकल मूवमेंट होता है कोई भी मीडियम जो है? एक फ्लास्क में हम लोग, हाँ क्वेश्चन ये है, कन्वेक्शन लास्ट क्लास में थे ना आप? हाँ सर। हाँ हाँ, ये यहाँ पे ये पिक्चर देखो, दिस वन कन्वेक्शन जो हम लोग पढ़े थे, इसमें से कौन सा कन्वेक्शन दिख रहा है आपको? द रेड वन, येलो वन? सब तो रेड और येलो ही है। अच्छा, दिस फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर और थर्ड पिक्चर और फोर्थ? सेकंड पिक्चर, सेकंड वन सर। सेकंड वन है ना, मींस वर्टिकल मोशन हो रहा है ना इसमें? यस सर यस। वर्टिकल मोशन हो रहा है विंड का, ठीक है ना। तो वर्टिकल मोशन जब हो रहा है, ये क्यों हो रहा था? क्योंकि ये समर टाइम में हीटेड अप हो रहा था, और हीटेड अप होने के कारण से लाइटन होके एयर ऊपर में राइज कर रहा था, और एयर में राइज ऊपर जा रहा था, फिर ठंडा होके कूल होके फिर से नीचे आ रहा था। सो ये जो प्रोसेस था, ये इस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा था, इसको हम लोग बोल रहे हैं कन्वेक्शन। वही होता है जो सूप के बॉल, जो सूप के बॉल में आप गर्म करते हो तो उसके बाद जो मूवमेंट होता है, चाय बनाते हो उसमें जो मूवमेंट होता है, सो दैट इज द कन्वेक्टिव मूवमेंट, है ना। इससे हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। तो और एडवेक्शन क्या था? जो लूज चलता था, जो हम लोग बताए थे, एक साइड पे मतलब एक साइड पे लो प्रेशर है
एक साइड पे हाई प्रेशर है, एक सपोज इस जगह पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं एडवेक्शन, ठीक है ना। तो हमारा जो सन का एनर्जी है, अभी तक हम लोग फिर से आते हैं, सन की जो एनर्जी है जो अर्थ पे आई थी, अर्थ ने 51% जो एब्जॉर्ब किया था, उस 51% को वो रिटर्न बैक किस करेगा, कैसे करेगा? तो 51% को रिटर्न बैक करने के लिए उसके पास वन ऑफ द ऑप्शन है कि वाटर को इवेपोरेट कर दे और वाटर को कंडेंस करने के बाद एनर्जी वापस चला जाए एटमॉस्फेयर में, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है ना। सन का एनर्जी आया, सन का एनर्जी ट्रांसफर हुआ वाटर में, वाटर की मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गए और वाटर की मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके जब कंडेंसेशन होके जब नीचे गिर गया तो जो एनर्जी है वो रह गया जो एटमॉस्फेयर में, दैट इज द एनर्जी व्हिच हैज बीन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ, दैट इज वन ऑफ द कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के कारण से इसमें सिर्फ -19 कर दो, ठीक है ना, 19 कर दो। फिर इसके बाद कन्वेक्शन के कारण से हम लोगों ने -9 और कर दिया, तो कितना बच गया, है ना, अपना बच गया 28 हो गया और 23 और बच गया। अब 23 किसके थ्रू जाएगा? रेडिएशन के थ्रू वापस जाएगा। तो अर्थ ने अपना सारा एनर्जी वापस भेज दिया आइदर एटमॉस्फेयर में या स्पेस में, है ना। अभी तक देखे होंगे कि ये एटमॉस्फेयर पे गया, 19 जो है ये सारा एटमॉस्फेयर पे गया, पर ये रेडिएशन है ना वो डायरेक्टली वापस चला गया, ठीक है ना, पूरा सीधा वापस चला गया, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है 19 एंड 9 और ये जो रेडिएशन है ना इसका कुछ पार्ट फिर से क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ पार्ट फिर से क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेंगे, एंड 6 इतना एटमॉस्फेयर पे रह गया, इतना एटमॉस्फेयर पे रह गया, है ना। कंडेंसेशन हुआ तो एटमॉस्फेयर पे रह गया, स्पेस पे नहीं गया अभी तक। 9 हो गया वो भी एटमॉस्फेयर पे गया, 6 हुआ वो भी एटमॉस्फेयर पे गया, बट ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के पास 14 जो था उस समय जब इनकमिंग आया था तो एटमॉस्फेयर का 14 तो ऑलरेडी था, मतलब अब 48 रिटर्न बैक करना है किसको? एटमॉस्फेयर को। और 48 वो रिटर्न बैक धीरे धीरे करके करता है, कैसे करता है? ट्रोपोस्फियर में जो एटमॉस्फेयर है वो उसके ऊपर वाले स्ट्रेटोस्फियर पे ट्रांसफर करेगा, स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर के स्फीयर में मेसोस्फियर पे करेगा, इस तरीके से ऊपर एनर्जी ट्रांसफर करके वो रिटर्न बैक कर देता है। इन दिस वे होल ऑफ द एनर्जी इज रिटर्न बैक टू द स्पेस एंड टू द सन, वी कैन से, है ना। इस तरीके से एनर्जी वापस चले जाती है। एक बार फिर से हीट बजट समझ लो, है ना, फिर से हम लोग आते हैं एकदम क्लियर तरीके से, जिसको समझ नहीं आया होगा उसमें कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले मैं अर्थ में इनकमिंग सोलर रेडिएशन लाया 100 में से 35 आउट ऑफ 35 दिस 35 हैज बीन रिफ्लेक्टेड बैक एंड दिस आई एम कॉलिंग इट अल्बेडो, ठीक है ना। अल्बेडो, अल्मेडा नहीं, वो पोर्टुगीज वाला हो जाएगा, ठीक है ना, अल्मेडा, और वो कुछ कुछ होता है वाला अल्मेडा नहीं है, ठीक है ना, अल्बेडो। अब अल्बेडो के बाद 65% हुआ बचा हमारे पास, इस 65% में एटमॉस्फेयर ने रख लिया, एटीएम आत्म प्रकाश चतुर्वेदी जी ने, हमारा एटमॉस्फेयर, है ना, वो है, उन्होंने ले लिया, कितना लिया? 14 ले लिया, और अर्थ ने जो रखा दैट इज 51 रखा, ठीक है ना। अब 51 और 14, एटमॉस्फेयर के पास ऑलरेडी 14 है, अब अर्थ को 51 को रिटर्न करना है। इस 51 को किस फॉर्म में रिटर्न करेगा? कंडेंसेशन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन का कुछ पार्ट, तो 19, 9 एंड 6, तो हमारे पास कितना हुआ? 34। So this 34 has been returned back to the atmosphere. This 34 has been returned back to the atmosphere, है ना। इन रियलिटी अर्थ ने तो अपना पूरा वापस कर दिया था, देखिए 23, 9 एंड 19, इसको करोगे तो 51, बट जो एटमॉस्फेयर के पास रह गया वो 17 तो सीधा वापस चला गया था, है ना, सिर्फ 6 ही रह गया था। ये टोटल मिला के मेरे पास 34 हुआ, तो 14 प्लस 34 इज विद द एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर से 48 को धीरे धीरे करके रिटर्न होता है। तो दैट इज द थिंग, और इस तरीके से अर्थ अपना वापस भेज देता है एटमॉस्फेयर को और एटमॉस्फेयर वापस भेज देता है स्पेस को, ठीक है ना। दिस काइंड ऑफ जो हीट बजट है इसमें कहीं पे भी ज्यादा देर ठहर गया, लाइक एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है या मीथेन ज्यादा है, so that will work as a greenhouse effect for the atmosphere, and that will keep on absorbing the heat which has been radiated and reflected back by earth. तो अगर यहाँ पे ज्यादा रह गया तो अल्टीमेटली स्नो तो मेल्टिंग होगा ही, because the energy which is there on the earth or the proximity of the earth is the same.
क्योंकि एटमॉस्फेयर पे कोई एनर्जी है तो वो सरफेस पे भी आएगा। कैसे आएगा? यू कैन सी हियर दिस वन। अर्थ पे जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर पे आ सकता है कंडक्शन के थ्रू, और एटमॉस्फेयर का जो एनर्जी है वो अर्थ पे आ जाएगा विद कंडक्शन। कंडक्शन के लिए तो इंपॉर्टेंट है दोनों अटैच होना चाहिए ना, ठीक है ना। सो कंडक्शन के थ्रू अगर एटमॉस्फेयर गर्म है तो स्नो को भी मेल्ट करेगा, और अगर नीचे का सरफेस गर्म है तो ऊपर के एयर को भी गर्म करेगा बिकॉज ऑफ द कंडक्शन, isn't it? So I have seen कि मैं किस तरीके से मैंने रिटर्न कर दिया अपना अर्थ को, अर्थ के एनर्जी को। बट यहाँ पे एक और चीज है, जो इनकमिंग जो आता है अर्थ में, वी हैव अंडरस्टूड इन द लास्ट क्लास कि जो इनकमिंग रेडिएशन होता है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, है ना। और जो रिफ्लेक्टेड वापस होता है, रिफ्लेक्टेड नहीं मतलब जो एब्जॉर्ब होके वापस भेजता है, एब्जॉर्ब होने के बाद जो वापस भेजता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट क्लास, किससे पूछे? डीएम, हाँ डीएम मंडल, देखो आपका शॉर्ट फॉर्म ही डीएम है, बताओ। तो डीएम आप बताओ, जो क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें ज्यादा एनर्जी है कि इसमें कम एनर्जी है? कम है सर। लॉन्ग वेव में लॉन्ग वेव में कम एनर्जी, एनर्जी कम है। ओके, लॉन्ग वेव में एनर्जी कम है एंड शॉर्ट वेव में एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा है। अच्छा स्निग्धा, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? प्लीज लेट मी नो। सर ये मतलब 51% जो रिटर्न हो रहा है उसमें 19 कंडेंसेशन, 9 कन्वेक्शन, और रेडिएशन कितना जा रहा है सर? 23 या 6? मतलब ये जो लिखा हुआ है ना कि 23 फिर यहाँ पे +6 -17, ये समझ नहीं आ रहा। यस, अर्थ में 51 उसको रिटर्न बैक करना है ना, 51 अर्थ के पास है। सो आउट ऑफ 51 इसने रेडिएशन के फॉर्म में रिटर्न बैक किया, 9 के फॉर्म में एंड 19 के फॉर्म में। एक है रेडिएशन के फॉर्म में, एक कन्वेक्शन के फॉर्म में, एक कंडेंसेशन के फॉर्म में। यहां तक तो क्लियर होगा, है ना? 23, 9 एंड 19। बट इसकी ये जब वापस कर रहा है तो यहाँ पे बीच में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। तो इसको जो रिटर्न किया उसको एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसने जो रिटर्न किया उसको एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसने जो रिटर्न किया उसको सिर्फ 6% एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया, बाकी 17 सीधा उसके लिए ट्रांसपेरेंट कर दिया उसने। ये रेडिएशन का प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ को वो ट्रांसपेरेंट कर देगा, कुछ को रख लेगा, क्योंकि रेडिएशन में के वेव्स में अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से ट्रांसपेरेंसी डिसाइड होती है। जैसे कुछ वेव्स को वो पास ऑन करने देगा एटमॉस्फेयर, और कुछ वेव्स को रख लेगा। अच्छा एक चीज बता, पहला चीज ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस हियर बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड द रेडिएशन बैक? दोनों ही तो डायरेक्टली वापस चला जा रहा है सरफेस पे, जैसे स्पेस पे ये डायरेक्टली वापस चला जा रहा है 17, और यहाँ से जो 35 था वो भी तो डायरेक्टली वापस चला जा रहा था। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? सर रिफ्लेक्शन में लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। और कुछ बता सकते हो इससे रिलेटेड? रेडिएशन और रिफ्लेक्शन में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब रिफ्लेक्ट करेगा तो अर्थ सरफेस कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन जब रेडिएट कर रहा है तो रेडिएट करने से पहले कुछ अर्थ के पास रह रहा है एंड देन बैक जा रहा है। वेरी गुड, दैट इज द डिफरेंस। बहुत अच्छा। देखो रिफ्लेक्शन में क्या है, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट नहीं आता, विदाउट एब्जॉर्प्शन वो डायरेक्टली उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट यहाँ पे पहले क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है फिर रेडिएशन कर रहा है, तो इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है, वेवलेंथ चेंज हो जा रहा है ना। तो रेडिएशन जो कर रहा है, एक प्रकार से समझ लो, अगर मैंने एक पॉट है, स्टील का प्लॉट है, उसको मैंने क्या है कि कंटिन्यूसली मैंने टॉर्च दिखा के या किसी तरीके से लेंस दिखा के उसको एनर्जी दे रहा हूँ कंटिन्यूसली,
है ना। तो दो तरीका होगा, वो पहले तो रिफ्लेक्ट करेगा, बट कुछ एनर्जी वो स्टोर करेगा, वार्म हो जाएगा और वार्म होकर रेड हो जाएगा, तो रेड होकर जो रेडिएशन करेगा, लाइट दिखाएगा, लाइट निकलेगा उससे, वो होगा रेडिएशन। तो वो जो पॉट है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो गर्म होने के बाद जो लाल हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, और उसके कारण से जो लाइट आती है, दैट इज रेडिएशन। भाई अगर वो जो लाइट पे भेजा और वो वापस भेज दिया, तो दैट इज रिफ्लेक्शन। तो 35% इज द रिफ्लेक्शन। अब वो जो रेड रिफ्लेक्ट वापस जा रहा है, रेड एनर्जी, तो नॉट ओनली रेड, वो ब्लू भी जाएगा, सारा कलर जाएगा, डिपेंड करता है कि कितना हॉट है अपना अर्थ, ठीक है ना। तो कुछ के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट होगा, तो 17 को वापस भेज दिया और 6 रह गया एटमॉस्फेयर पे। तो जितना एब्जॉर्ब हुआ अर्थ में 51 में से अर्थ ने सारा को रिटर्न तो कर दिया, बस ये 23 में से 17 को वापस भेज दिया एटमॉस्फेयर ने, बट 6 को अभी भी रख लिया। और 6 को रखने से क्या हुआ, ये 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 9 34। तो एटमॉस्फेयर के खाते में आ गया 34, और 14 तो पहले से था जो इनकमिंग से आया था। तो एटमॉस्फेयर को नीचे से जो मिला उसको 34 मिला, और ऊपर से मिला जो है वो 14 मिला। जैसे आप लोग का सैलरी मिलेगा जब डीएम बनने के बाद, ऊपर से मिलेगा 14 और नीचे से मिलेगा 34, वही एटमॉस्फेयर के साथ है, ठीक है ना। 14 उसको ऊपर से मिल रहा है और नीचे से मिल रहा है 34। तो दैट इज अ 48% which is there with you, मतलब विद एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इस 48% को वापस धीरे धीरे करके एटमॉस्फेयर रिटर्न बैक करता है, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग। तो रिटर्न वाला जो पार्ट है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। वैसे भी आप लोन लेते हो तो रिटर्न जब करते हो तो लॉन्ग टाइम पे रिटर्न करते हो ना, लेने के समय तो बहुत जल्दी ले लेते हो, तो दैट इज शॉर्ट वेव। तो इससे याद रख लो, है ना, रिटर्न वापस करना है लोन को तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ओके, ठीक है। तो इंसुलेशन जो बैक हो रहा है दैट इज 17 प्लस 48, जो टोटल वापस चला गया 65 तो आया था ना एटमॉस्फेयर विद अर्थ, दोनों के पास 65 आया था, जो 65 35 के फिनोमेना से, है ना। 35 तो रिफ्लेक्टेड बैक था, 65 अर्थ और एटमॉस्फेयर के पास था। तो एटमॉस्फेयर के पास 48 आया, 17 तो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं यहाँ से, ये वाला 17। तो टोटल हमारा एनर्जी वापस चला गया। अब इस फिनोमेना को जो हम लोगों ने समझा, इस फिनोमेना को प्रॉपर तरीके से अब एक्सप्लेन करेंगे अभिषेक भुइया। जो भी हम लोग ने समझा उसको एक्सप्लेन करो, यही चीज को एक्सप्लेन करो। रीजन इज दैट क्योंकि ये चीज, ये जो पार्ट है ना, ये बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जब तक माइंड में एकदम क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये नहीं है। इसको मत देखो, अपने मन से सोचो क्या क्या आपको याद है। अभिषेक, अभिषेक यू आर नॉट प्रॉपर्ली ऑडिबल टू अस। माइक के पास जाओ या तो कुछ ऐसा है, हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा। हाँ अभी ठीक है। अब ठीक है सर? हाँ हाँ अभी ठीक है। जो हीट वेव आ रही है सन से, वो 35% एग्जैक्टली वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अच्छा, 100 आ रही है, उसमें से 35% एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ओके रह रही है। 65 में क्या हो रहा है कि 14% है वो एटमॉस्फेयर में अब्सॉर्ब हो रही है और 51% है जो अर्थ अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है। 51% में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट लाइक कंडेंसेशन, और ये आपका जो कन्वेंशन है और रेडिएशन है। फाइन, तो ये 3 पार्ट मैंने कर दिया उसका, ठीक है। 23, 9 एंड 19, 23, 9 एंड 19। अब वो 23 का क्या होगा? 23 का वहां से थोड़ा कंफ्यूजन है सर। 23 में ये सारा एटमॉस्फेयर के पास जा रहा है कि स्पेस पे जा रहा है ये पूरा? सर वो सारा कुछ एटमॉस्फेयर पे ही जा रहा है, लेकिन जो 6% है वो स्पेस में जा रहा है। जब वो रेडिएट बैक कर रहा है तो वो स्पेस में जा रहा है। इज इट 6% स्पेस पे जा रहा है? नो सर, 6% एब्जॉर्ब हो जा रहा है, 17% जो है वो डायरेक्ट निकल जा रहा है स्पेस में। वेरी गुड।
17% स्पेस पे जा रहा है, 6% एटमॉस्फेयर पे रह जा रहा है। तो 19 + 9 + 6 कितना एटमॉस्फेयर के पास रह गया? 34। और ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के पास था क्या? 14। ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास अर्थ एटमॉस्फेयर के पास कितना आ गया? 48 आ गया एटमॉस्फेयर के पास। ठीक है ना। तो टोटल अर्थ को रिटर्न बैक करना था। देखो एटमॉस्फेयर इज पार्ट ऑफ अर्थ, समझ लो। हम लोग जो लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जो भी स्फीयर है ना, वो सारा अर्थ के साथ है। दैट इज पार्ट ऑफ द अर्थ। जस्ट वो गैसियस फॉर्म में है, दैट इज नॉट द स्पेस। समझो, ठीक है ना। दैट इज नॉट द स्पेस, द एटमॉस्फेयर इज पार्ट ऑफ अर्थ। only the difference between the earth and the atmosphere is that the atmosphere is in liquid, is in gaseous form rather than earth is in solid form, है ना। तो एटमॉस्फेयर के पास रहना या अर्थ के पास रहना बात एक ही है, क्योंकि ये अल्टीमेटली हम लोग को अफेक्ट करेगा। हमारा काम है उसको स्पेस में भेजना, ठीक है ना, स्पेस में भेजना। फाइन। तो एटमॉस्फेयर के पास अभी भी 48 है, 17 तो डायरेक्टली हम लोगों ने वापस भेज ही दिया था। तो टोटल हम लोग अपना 65 रख वापस कर दिए भाई। 35 तो रिफ्लेक्ट हो गया था, 65 बचा था अर्थ प्लस एटमॉस्फेयर के पास। हम दोनों ये दोनों मिला के वापस भेज दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जो भी कंफ्यूजन है कोई और क्लियर कर दे एक और। यहाँ पे बहुत सारे अमिताभ बच्चन है, ए बी, अंकिता भट्टाचार्य भी है, अभिषेक भोइया भी है, और पवित्र है क्या? पवित्र को ये इम्यूनिज्म कौन है? ओके चलो, तो जो भी, अच्छा प्रलय बनर्जी, ओके ओके। लास्ट क्लास भी आपने अटेंड किया था। प्रलय, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये जो पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है? अच्छा, लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया ना, आपको एक वीडियो लेक्चर आप देख लेना लास्ट क्लास में। ये वैसे ये जो अभी मैंने पढ़ाया उसमें उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो पढ़ाया इसमें समझ लो अर्थ में कितना हीट आ रहा है और कितना वापस जा रहा है, वही है। और कंडेंसेशन, कन्वेक्शन अगर थोड़ा बहुत जानते होगे तो वो तो समझते होगे। तो उसमें कुछ नहीं है। ये जो चीज है, अर्थ में जो इनकमिंग एनर्जी आ रहा है इसको हम लोग को वापस भेजना है। अगर नहीं जाएगा तो वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा, है ना। यही पर्पस है। तो ये चीज समझने से आपको एनवायरमेंट वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आप सोचो कि आप ग्लोबल वार्मिंग का अगर कुछ लिख रहे हो और ये चीज को डाल दिए हिट बजट का पोर्शन को, तो ये एक स्टैटिक पार्ट आपको हमेशा से एक सपोर्ट देगा आंसर्स में। क्योंकि ये जो पार्ट है बहुत लोगों को नहीं समझ आता करके लोग छोड़ देते हैं सिंपली, कि इसको नहीं छोड़ो ना, क्या ये करेंगे करके, और नहीं डालते हैं। तो अगर समझ गए हो तो ये बहुत क्लियर है, क्योंकि इसको देख के समझोगे ना, ये पिक्चर को देख के वो थोड़ा मुश्किल होता है। अपने माइंड में जो है उस चीज को समझ लोगे तो वो दैट इज क्लियर। अपने मन से एक डायग्राम तुरंत से बना लेना और उसके हिसाब से अपने आप से समझ लेना, तो वो उसी को देख के याद हो जाएगा आपको हमेशा। ठीक है ना, कोई बात नहीं। प्रलय, प्रलय आने तक आपको समझ आ जाएगा। सर, हाँ सर वो जो इंसुलेशन बैक है ना, उसमें 17 वाला क्या है वो थोड़ा बताइए। 17 + 48 में जो 17 वाला। अच्छा, 17 + 48। अच्छा अच्छा, देखो अच्छा, इसको अलग एंगल से समझते हैं हम लोग। अर्थ के पास कितना आया था? 65 आया था ना। यस सर। तो अगर मैं सोचूं कि ना, चाहे एटमॉस्फेयर से वापस आए या तो अर्थ से वापस आए, मुझे मैटर नहीं करता कि किसके पास से आ रहा है, मुझे अल्टीमेटली 65 वापस करना है। तो अर्थ ने बोला कि ठीक है एटमॉस्फेयर, कि आपके पास जितना भी आप रिटर्न कर सको करो, बाकी 17 को मैं डायरेक्टली वापस भेज दे रहा हूँ। तो वो 17 को वो डायरेक्टली रेडिएशन के फॉर्म में भेज रहा है, तो ये 17 को उसने डायरेक्टली भेज दिया और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया 48 एटमॉस्फेयर को कि आप वापस करो। तो 48 पे एटमॉस्फेयर के पास कहां से आया था? 48 उसके पास आया था 19 इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, 9 इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन एंड 6 इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये आया था एटमॉस्फेयर के पास, पर ये मिला के होता है तो 34। तो रिमेनिंग 14 कहां से आया था? रिमेनिंग 14 इनकमिंग से आया था 14। तो जैसे हम लोग जब स्टार्ट किए थे, अगर याद होगा, देखो
अच्छे से। जब स्टार्ट किए थे तो 65 इंटरनल आया था और 35 वापस चला गया था, है ना। तो अगर मैं स्पेस से खड़ा होकर देखूं तो अभी भी 65 मेरा अर्थ और एटमॉस्फेयर मिलके पकड़े हुए हैं। तो 51 तो अर्थ ने रख लिया और जो रिमेनिंग 14 है वो एटमॉस्फेयर ने रख लिया था। अब 51 में से 34 और दे दिया इसने अर्थ ने कि भाई मैं रिटर्न नहीं कर पाऊंगा, आप ही रिटर्न कर दो। तो 34 इसने एटमॉस्फेयर को दे दिया। अब इसके हाथ में आ गया 48, तो रिमेनिंग 17 को उसने डायरेक्टली वापस कर दिया और ये रिमेनिंग 17 डायरेक्टली वापस है। और ये जो 34 है और टोटल 14 है, 14 प्लस 34 48, अब इसको एटमॉस्फेयर रिटर्न बैक करेगा। मतलब क्या हुआ, एक चीज इसका मतलब ये हुआ, लोन किसने ज्यादा लिया था? अर्थ ने ज्यादा लिया था क्योंकि 51 लिया था, बट उसने इसका टोपी उसके सर करके एटमॉस्फेयर को पकड़ा दिया अपना। कितना दे दिया उसने? एटमॉस्फेयर को पकड़ा दिया 34 कि तुम रिटर्न करो और मैं बाकी 17 को रिटर्न करूंगा। एटमॉस्फेयर बोलेगा अरे तो मेरे पास तो ऑलरेडी लोन था, 14 का ऑलरेडी मेरे पास लोन था, 14 प्लस 34 अब 48 मेरे को रिटर्न करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 48 इसने रिटर्न किया, किसने? एटमॉस्फेयर ने, और 17 अपने अर्थ ने रिटर्न कर दिया और 65 वापस चला गया। तो अब मेरे पास 65 का पूरा वापस कोटा जो था वो वापस चला गया। ये क्लियर हुआ पद्मनाभ? यस सर, यस। ठीक है ना। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से कि जो मिडिल पार्ट ऑफ अर्थ है दैट इज इक्वेटर के सराउंडिंग वाला एरिया विल बी हीट सरप्लस जोन, एंड इक्वेटर के बाहर वाला एरिया, मतलब ये ले लो 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों के बीच वाला एरिया है दैट इज हीट सरप्लस जोन, एंड दिस वन इज हीट डेफिसिट जोन। ओके, और हीट सरप्लस जोन से हीट डेफिसिट जोन के बीच में एनर्जी को ट्रांसफर करना है। यही तो एक काम है, पूरे अर्थ में यही काम चलता रहता है, सोसाइटी में भी यही काम चलता रहता है, ठीक है ना। जिसका जो ज्यादा बढ़ रहा है उसको पीछे ले आओ किसी तरीके से, ताकि ना हम बढ़े ना तुम बढ़ो, ठीक है। तो सरप्लस जिसके पास है उसको वापस करना। तो टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग अगर हो जाता है तो हीट बजट इज इक्वल टू 0, मतलब वो मतलब कोई भी हीट बैलेंस हो गया, मतलब हीट बैलेंस हो गया। तो सरप्लस और डेफिसिट दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो लोअर लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री के जो के पास में है उसके पास हीट सरप्लस है, बिकॉज हीट इज गेन्ड बाय शॉर्ट वेव रेडिएशन मोर कंपेयर टू लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसका मतलब अच्छे से दूं तो लो लैटिट्यूड पे हीट गेन्ड बाय शॉर्ट वेव रेडिएशन इज फार मोर देन हीट लॉस बाय लॉन्ग वेव रेडिएशन। शॉर्ट कम आ रहा है, लॉन्ग ज्यादा जा रहा है, नहीं सॉरी, शॉर्ट ज्यादा आ रहा है, लॉन्ग कम आ रहा है ना, तभी तो अपने पास रह गया ना। और इस जगह पे क्या हो रहा है? शॉर्ट कम आ रहा है, लॉन्ग ज्यादा जा रहा है। एंड व्हाट इज द शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव? शॉर्ट वेव जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसका शॉर्ट वेव, और जो अर्थ से वापस जाता है दैट इज लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव में हीट होता है और इसमें हीट के साथ विजिबिलिटी भी होती है, ठीक है ना। वैसे ऐसा नहीं कि इसमें भी विजिबिलिटी नहीं होती, लॉन्ग वेव में भी अगर रेड होता है तो वो विजिबल हो जाता है, ठीक है ना। बट इसमें पूरा आपको विबज्योर दिखेगा, पूरा विबज्योर का स्पेक्ट्रम दिखेगा, ठीक है, इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन। इसमें एनर्जी ज्यादा रहेगा और इसमें एनर्जी विल बी लेसर, हियर, ठीक है ना। सो डिफरेंस इन द हायर लैटिट्यूड एंड लोअर लैटिट्यूड इज दैट हायर लैटिट्यूड पे लॉन्गर वेवलेंथ वाले ज्यादा होते हैं, है ना। इसलिए हम लोग एक स्टार्टिंग में एक पिक्चर दिखाए थे जो ये वाला पिक्चर देखो, दिस पिक्चर में इनकमिंग का लंबा रे बनाया और आउटगोइंग का छोटा बनाया, और यहाँ पे हीट लॉस जहाँ पे इनकमिंग को छोटा बनाया और आउटगोइंग को ज्यादा बनाया, ठीक है ना। इस तरीके से मैं हीट जो सरप्लस और डेफिसिट जोन को मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है।
तो अच्छा प्रलय, अल्बेडो क्या है? अल्बेडो जो रिफ्लेक्ट कर देता है, जब जैसे स्नो पे आता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो जितना भी अर्थ में रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अल्बेडो। So you can see here इस टाइप का भी पिक्चर आप बना सकते हो। वही है, जब वापस जा रहा है वर्टिकल ट्रांसफर हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, लेटेंट हीट इसी के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है ना। वही पिक्चर है जिसको और अच्छे से एनिमेशन तरीके से दिखा दिया है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट? तो टेम्परेचर अगर हीट बोलते हैं तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट को वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब एनर्जी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट किसमें होगा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट पे, ठीक है ना। और ज्यादा मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है तो वो टेम्परेचर वार्म हो सकता है, और कम होता है तो वो कोल्ड हो सकता है, ठीक है ना। कोल्ड का मतलब यही है ना कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट रिजिड है या बहुत कम हो रहा है, और वार्म का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है, इधर उधर भाग रहा है ना, यही है, ठीक है ना। ओके, तो व्हाट इज द फैक्टर which is controlling and what are the factors which are controlling the distribution in the temperature? Earlier what we had understood that the factor responsible for the insolation या incoming insolation या temperature के लिए, but temperature distribution के लिए क्या क्या factor responsible है? डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन सा करेगा? तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मैकेनिज्म किसके किसके पास है? एक तो विंड के पास होता है, विंड जितना होगा चलेगी उतना हीट डिस्ट्रीब्यूट होगा, या तो ओशन करंट होगा, है ना, ओशियन करंट होगा, ये हीट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दोनों में से कोई तो हीट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आइदर विंड और ओशियनिक करंट। उसके अलावा भी हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, बट मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो जानते हैं वो है विंड और ओशियन करंट। तो क्यों चलती है पवन का रीजन ये है कि इनका काम है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जब भी कोई गाना गाए तो उसको बोल देना भाई तापमान को संतुलन बनाने के लिए चलती है पवन, ठीक है ना, हीट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए चलती है पवन। एंड क्यों चलती है जलधाराएं, ओशियन करंट क्यों फ्लो होती है? उसका रीजन है भाई वही काम है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। बार बार कोई एक क्वेश्चन मत किया करो मुझसे, ठीक है ना, उसका भी यही काम है, ठीक। वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट, कोल्ड ओशियनिक करंट क्या करेगा? जहां पे कोल्ड है वहां उससे मिक्सिंग होगा वार्म, वार्म के साथ कोल्ड होगा मिक्सिंग। हम लोग ओशियन करंट पे पूरा एक क्लास करेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। फिर लोकल एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को ब्लॉक करते हैं और कुछ फैसिलिटेट करते हैं। कुछ जो टोपोग्राफी होगा, सम ऑफ द टोपोग्राफी विल फैसिलिटेट द हीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सम ऑफ द टोपोग्राफी विल ऑब्स्ट्रक्ट द हीट डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक अगर मैं पूरा कंक्रीट का जंगल बना दूं, जंगल महल नहीं, जंगल बना दूं, पूरा कंक्रीट के बड़े बड़े बिल्डिंग बना दूं, तो हीट उसी के अंदर में रह जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होते जाएगा, आसपास में रहेगा। सॉइल रहेगा तो थोड़ा बहुत अंदर लेके जाएगा, बट सॉइल नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हीट आइलैंड। क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, मेंस में। तो व्हाट इज हीट आइलैंड? हम लोग जो कंक्रीट का जो जंगल बना देते हैं ना, इसके कारण से हीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अफेक्टेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर विल बी अफेक्टेड। मोर द ओपन एरिया easier will be the distribution of the heat, है ना। और उसमें भी विंड अगर चल रही है तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा फास्टर होगा, है ना, विंड चल रही है तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा फास्टर होगा, फाइन। लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड के हिसाब से भी क्या है, अगर हायर लैटिट्यूड पे है, हायर लैटिट्यूड पे है तो लॉन्ग वेव ज्यादा काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट वेव्स, इनकमिंग ही कम आ रहा है। एल्टीट्यूड पे है तो क्या हो रहा है? अल्टीट्यूड पे क्या है? एटमॉस्फेयर ही कम है। हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हाइट पे जाएंगे तो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी ही कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म ज्यादा तेजी से वर्क नहीं कर पाता, ठीक है ना, स्टोर करने का भी काम नहीं हो पाता, ठीक है। तो और इस इनफैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सी, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स हीट को इजीली डिसिपेट होने नहीं देंगे और हीट को इजीली एब्जॉर्ब होने नहीं देंगे, दोनों चीजें, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल हीट तो होगा, सॉरी, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं होने देंगे। देखो यही टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो हीट कितना भी रहे, टेम्परेचर को इमीडिएटली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होने देंगे।
बट वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में कम रहेगा तो इमीडिएटली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और इमीडिएटली टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। थायराइड जिनको होता है ना, उनके में वही होता है, उनके में वाटर कम समझ लो और बहुत तेजी से एब्रप्टली उनका जो गुस्सा होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है ना। तो कल के दिन अगर आपके पार्टनर ने ए कोराय जा छो ऐसे करके चमकाया ना, तो फिर उसको समझ जाना कि भाई थोड़ा सा थायराइड वाला प्रॉब्लम है करके, है ना। तो एकदम इम्पल्सिव जिसका रिएक्शन होता है तो थोड़ा सा वही थायराइड दिखा देना। तो वो थायराइड वाला जो चीज है दैट इज नॉट मैटर ऑफ जोक, पर क्या है कि किसी में कुछ भी प्रॉब्लम्स जब होते हैं तो वही चीज रिफ्लेक्ट होता है बिहेवियर में, वही चीज तो वाटर में है, ठीक है ना। तो वाटर अगर रहता है तो आपके में स्टेबिलिटी आती है, ठीक है ना। तो वाटर होता है टेम्परेचर इमीडिएटली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता। अब वही आप बोलते हैं 12 बजे सरदार जी सनकते क्यों है, वही उस एरिया पे वाटर मॉलिक्यूल कम है और टेम्परेचर सीधा हेड पे पड़ेगा तो फिर सनकेंगे ही भाई 12 बजे। अरे कि इतना टेम्परेचर बॉडी पे पड़ेगा तो भाई और हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और हीट डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए पगड़ी और ये सारा चीज है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन को रोक लेंगे तो वो तो मुश्किल होगा ही ना। तो ये जो हम लोग 12 बजे सरदार जी सनकते हैं इसका पीछे का कंसेप्ट यही है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है ना, ये जो सब चीज समझे, वाटर मॉलिक्यूल अगर होता है तो टेम्परेचर ज्यादा तेजी से इंक्रीज नहीं होता, ठीक है ना। प्रिवेलिंग विंड तो हो गया, ठीक। तो लैटिट्यूड के हिसाब से जो डिफरेंसेस आते हैं दैट इज देयर। लैटिट्यूड्स को हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बिकॉज दे नेवर टच ईच अदर। लैटिट्यूड्स को हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बिकॉज दे नेवर टच ईच अदर। नॉर्मली एवरेज डिस्टेंस जो होता है इनका 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर। और 23.5 that is Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is one of the latitude. Also Arctic Circle and Antarctic Circle is also one of the latitude, ठीक है ना। तो लैटिट्यूड के कारण से जो डिफरेंसेस आ रहा है दैट इज क्लियर टू यू ऑल, क्योंकि लैटिट्यूड अगर बताया कि देखो ये जो लाइट आपको दिख रहा है इस एरिया पे तो इसमें श्योरली एनर्जी ज्यादा आएगी 0 डिग्री पे, है ना। तो ये चीज उस समय हम लोग पढ़े थे टेम्परेचर कैसे बढ़ता है और इस पे अभी पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो वही चीज जो फैक्टर वहां पे रिस्पॉन्सिबल था यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल है, बस ये हाथी को नहीं बनाना है, आपको सीरीज को नहीं बनाना है, बाकी चीजों को बना सकते हैं पिक्चर, ठीक है ना। एल्टीट्यूड में जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है एवरी 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाता है। तो आपके जो फ्लैट है उसको ठंडा रखना है तो 165 मीटर से ऊपर अगर फ्लैट लेते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, और उससे डिफरेंस करना है तो 165 डबल कर दो तो 2 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर उसी को नीचे बनाते हो, घर के नीचे बनाते हो अपना काला धन को रखने के लिए, तो यहाँ से भी हीट मिलेगा और ऊपर से भी हीट मिलेगा, ठीक है, दोनों साइड से हीट मिलेगा, तो उसके कारण से टेम्परेचर बढ़ जाता है उस एरिया पे, ठीक है ना। तो ओके, तो 165 मीटर में जब 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस आता है, जैसे हम लोग हाइट के ऊपर जाते जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस जो डाउन होता है दैट इज कॉल्ड लैप्स रेट एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। ये 10 नहीं है, ये 1 डिग्री होना था पर ये ऐसा आया नहीं तो 1 डिग्री, ठीक है। एवरी 165 डिग्री पे 1 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस आता है दैट इज नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है ना। और वी कैन से एवरेज 6.5 डिग्री का डिफरेंस आता है, सेल्सियस का डिफरेंस आता है 1 किलोमीटर पे, है ना। 1 किलोमीटर मतलब अब देख लो हिमालय जो है 8 किलोमीटर का है तो उतना 6.5 डिग्री कम मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दो तो उतना टेम्परेचर कम हो जाएगा उसका, है ना, क्योंकि हर एक किलोमीटर पे 6.5 डिग्री कम होते जा रहा है, ठीक है। अब देख लो सी लेवल से जो चीज जितना हाइट पे होगा उसके हिसाब से आप टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो कि यहाँ पे इतना टेम्परेचर था, यहाँ पे इतना टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। दैट इज नॉर्मल लैप्स रेट। व्हाई आई एम सेइंग नॉर्मल लैप्स रेट, आई विल टेल यू कि क्योंकि बाद में जो लैप्स रेट देखेंगे वो नॉर्मल नहीं रहेगा, एबनॉर्मल रहेगा, ठीक है ना। एंड व्हाई देयर इज अ नॉर्मल लैप्स रेट, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज लेस डेंसर कहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर इज लेस डेंसर, that's why carbon dioxide, methane is not present, which are having the greenhouse effect, है ना। even the water molecule is not available on the top, इसलिए क्या है वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है that is lesser, that's why temperature is lesser on higher latitude and higher altitude, ठीक है ना। also upper part of the air is cleaner क्योंकि dust particles नीचे में ही सेटल होते हैं, हैवी होते हैं,
ठीक है ना। ये सारे माउंट आबू, पंचमढ़ी, ये सब जगह कूलर प्लेस इसलिए है, प्लेन पे होने के बाद भी कूलर प्लेस होने का रीजन इसका यही है। ओह, क्वेश्चन ही नहीं पूछा, आपसे आंसर पूछ दिया। कहाँ चला गया? ओके, effect of the land and water you are knowing by this time कि water पे सेम हीट अप्लाई होता है एंड सरफेस पे सेम हीट अप्लाइड होता है, तो वाटर लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है। इसका रीजन है इसमें मिक्सिंग होता है, वाटर में मिक्सिंग होता है, और लैंड पे देयर इज नो वर्टिकल मिक्सिंग। लैंड में ओनली हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग होता है विद एयर, है ना, और वाटर में वर्टिकल मिक्सिंग भी होता है, नीचे के लेयर से ऊपर का लेयर ऐसे मिक्सिंग होता है। वाटर पे हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग भी होता है एंड वर्टिकल मिक्सिंग भी होता है, दोनों है ना वाटर पे, है ना। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो रीजन इज दैट वन इज रीजन is water is transparent and second water पे vertical and horizontal mixing is possible and which is not there for the land, ठीक है ना। prevailing wind, prevailing wind मतलब जिस उस समय का जो wind उस समय जो चल रहा है वो, ठीक है ना। the prevailing wind may differ from the planetary wind क्योंकि prevailing wind एक particular area का बताता है, और प्लैनेटरी विंड अगर बोलेंगे तो प्लैनेटरी विंड पूरे प्लैनेट में जो नॉर्मल विंड का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेटरी विंड। जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इज द प्लैनेटरी विंड, है ना। वैसे वेस्टर्ली इज द प्लैनेटरी विंड, व्हाइल लू इज द लोकल विंड। और वी कैन ऑल्सो से प्रीवेलिंग मतलब जो उस समय का है, जो लिटरल मीनिंग है वही है इसका, ठीक है ना। अब जहां जो एरिया कोस्टल एरिया पे है, अर्थ के कोस्टल एरिया पे है ना, इंडिया ही ले लेते हैं, इस जगह पे हम खड़ा कर देते हैं किसको, अभी किसको रखे हैं, पवित्र ही कोई खड़ा कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से वो बैठे हैं सी बीच में, नहीं चलो यहाँ पे क्यों बैठाए, इनको गोवा में बैठाते हैं, आराम से लेट के बैठे, ऐसे वो वाला चेयर होता है ना उसमें आराम से लेट के बैठे, वो भी साउथ गोवा में, साउथ गोवा, और मस्त सीनरी से ऑब्जर्व कर रहे हैं सीनरी ऑब्जर्व कर रहे हैं, सर ऑब्जर्व भी नहीं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब वहां पे बैठे हुए हैं तो वहां पे उनको दिखा कि डे टाइम में मैं जब बैठा था, वो तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है ना, ज्योग्राफी के में ग्रेजुएशन उन्होंने किया है, मास्टर भी हो रहे हैं, तो अब उन्होंने बैठ के देखा कि डे टाइम में दिन भर बैठे रहे वहां पे, मूंगफली खाते खाते बैठे रहे, तो उन्होंने देखा कि ओशियन वहां पे तो अरेबियन सी है, तो उसको क्लीन कर देते हैं, अच्छे से बनाते हैं, एक चेयर बनाते हैं ऐसे, ऐसे बैठे, मोजिटो पकड़ा देते हैं सिप ऐसा। तो पवित्रो आराम से गोवा के बीच में बैठे, वो भी साउथ गोवा बोल रहा हूं मैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, ठीक है, आराम से वहां पे बीच में एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पे समर का सीजन है, समर का सीजन है, लैंड बहुत तेजी से वार्म हो गया है, बहुत तेजी से वार्म हो गया, वार्म होने के कारण से, और पवित्र तो हॉट है ही, ठीक है ना, तो हॉट और वार्म का कॉम्बिनेशन होने के कारण से ये बहुत लो प्रेशर जोन बन गया, ठीक है ना। लो प्रेशर जोन क्यों बना, क्योंकि वार्म हो गया, तो वार्म विंड क्या टेंडेंसी क्या होता है, ऊपर में राइज करने का, तो वार्म विंड ऊपर में राइज कर गई तो लो प्रेशर बन गया ये वाला एरिया। तो ओशियन से आने वाली विंड, ओशियन से आने वाली जो विंड है, कोस्टल एरिया के ओशियन से आने वाली जो विंड है, वो यहां से विंड आ रही, क्यों आ रही, क्योंकि ये लो प्रेशर है, ये रिलेटिवली हाई प्रेशर जोन, तो इनके फेस पे विंड आ रही है, तो उनको बहुत मजा आ रहा है कि मस्त विंड इधर से आ रही है, मस्त उधर हवा चल रही है, मस्त लग रहा है, आराम से बैठ के देख रहे हैं, है ना। क्यों आ रही है, याद रखना है ना, अगर डे टाइम में ये लो प्रेशर जोन बन जाता है और ये हाई प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक है ना, तो समुद्र के किनारे से आने वाली हवाएं पवित्र को छू के जा रही है और पवित्र को बहुत आनंद महसूस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये डे टाइम हुआ, वो सोचे नाइट में भी ऐसे ही होगा, तो वो जब नाइट में भी बैठे रहे तो ये लैंड तो तेजी से ठंडा हो गया, और लैंड जल्दी से ठंडा होने के कारण से ये हाई प्रेशर बन गया, क्योंकि ठंडा होने के कारण से एयर क्या होगा, नीचे सबसाइड कर जाएगी और हैवी हो जाएगी, तो दिस वन विल बी हाई प्रेशर जोन
बट वाटर इमीडिएटली ठंडा नहीं हो पाया, वाटर तो अभी भी वार्म है, तो ये लो प्रेशर हो गया। अब देखो लैंड पे पवित्रो है, हॉट होने के बाद भी ये हाई प्रेशर बन गया, बताओ। तो ये देख के उनको भी हाई प्रेशर बन गया, पवित्रो को भी, भाई ये हाई प्रेशर बन गया और वो तो चेयर पे बैठे ही है, और दिस वन इज लो प्रेशर। अब विंड चल रही है इनके पीछे साइड से, मतलब पीछे से विंड आ रही है ना, विंड वहां से आ रही है। अब उनको दिमाग खराब हुआ कि भाई मैं चेयर का डायरेक्शन ऐसे किया था, तो अब उनको चेयर का डायरेक्शन ऐसे करना पड़ा। अब विंड इधर से आ रही है, अब उनको एंजॉय हो। तो ये जो विंड का डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द कोस्टल एरिया डेली जो डे टाइम में और नाइट टाइम में जो चेंज हो रहा है ना, इसी विंड को हम लोग बोल रहे हैं ऑन शोर एंड ऑफ शोर विंड। ऑफ शोर मतलब जो यहाँ से निकल जा रही विंड, शोर के ऑफ में। ऑन शोर मतलब शोर पे जो आ रही है विंड, ठीक है ना। तो डे टाइम में क्या हो रहा था, ऑन शोर विंड चल रही थी, और नाइट टाइम में ऑफ शोर विंड्स चल रहे हैं, ठीक है ना, किनारे से बाहर जा रही है विंड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो विंड का के कारण से हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, देखो कोस्टल एरिया पे ये विंड चलने के कारण से कोस्टल एरिया का टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज नहीं कर रहा है, क्योंकि दैट इज नॉट द स्टेबल एरिया, यहाँ पे कंटिन्यूसली विंड चल रही है। इवन यू कैन ऑल्सो फाइंड इन द हुगली रिवर, हुगली रिवर के आसपास जिसका घर है, दे वुड हैव एक्सपीरियंस्ड कि इवनिंग में बहुत अच्छी हवा चलने लग जाती है, और वही डे टाइम में अलग तरीके से हवा चलती है। तो डे टाइम में आप देखोगे कि हुगली रिवर से आपके पास विंड आ रही है, और नाइट टाइम में एक्सपीरियंस करोगे कि अपोजिट विंड आ रही है। मैं टेलीफोन भवन में था बहुत दिन तक, वहां पे क्वार्टर था यहाँ पे, तो वो नियर टू हुगली रिवर है, तो आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। सो यू कैन ऑल्सो कि जहाँ पे जो बिहार से है, जो बड़ी रिवर गंगा रिवर है, वहां पे भी इस टाइप का विंड को एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है ना। सो दैट इज द प्रीवेलिंग विंड। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। पवित्र को अभी यहीं बैठाने देते हैं, अभी थोड़ा सा एंजॉय करने दो उनको, बहुत दिन हो गए यूपीएससी पढ़ रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा तो एंजॉय करने दो। अच्छा, ओशियन करंट। ओशियन करंट का मैंने जैसे बताया, ओशियन करंट का काम क्या था कि टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करना, और कहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नॉर्दर्न एरिया एंड सदर्न एरिया। इस जगह पे टेम्परेचर बहुत ही कम है, टेम्परेचर बहुत लो है, इस एरिया पे टेम्परेचर बहुत ही हाई है, लो लो एंड हाई। तो यहाँ पे जो ओशन है, इस मिडिल पार्ट में जो भी ओशनिक है, जैसे अटलांटिक का मिडिल वाला ओशन, मिडिल वाला पार्ट है ना, मिडिल अटलांटिक ओशन। तो मिड अटलांटिक ओशन में ये वार्म करंट नॉर्दर्न साइड जाएगी और कोल्ड करंट सदर्न साइड आएगी, वही वार्म करंट नॉर्दर्न साइड जाएगी, कोल्ड करंट वार्म करंट सदर्न साइड जाएगी, और कोल्ड करंट इक्वेटर साइड में आएगी। तो ये जो चेन है ये पूरे हर जगह पे दिखेगा, नॉट ओनली अटलांटिक ओशन, ये आपको पैसिफिक ओशन में भी दिखेगा, इंडियन ओशन में भी दिखेगा, बट इंडियन ओशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट नॉर्दर्न पार्ट में नहीं है, जो पार्ट है सदर्न पार्ट में। सो सी द एटलस, एटलस को हमेशा साथ में रखो, उसमें देखते रहो, तो यू कैन सी कि एंड यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो मैंने बताया कि द सेम थिंग विल बी देयर ऑन ऑल काइंड्स ऑफ ओशन, है ना। इन ओशन में जो वेव चलते रहती है उनका पर्पस ही ये है कि वो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन करें। अब सोचो कि सपोज इस तरीके से ओशन करंट का मिक्सिंग हो रहा है, तो जो भी एरिया इस एरिया पे होगा, मतलब जैसे अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट में अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एशिया वाला पोर्शन है ना, एशिया वाला पोर्शन। तो इस तरीके से हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ओशन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, ओशन करंट इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है ना, नॉर्दर्न पार्ट में बोला। तो ये जो फ्लोरिडा वाला पार्ट है, फ्लोरिडा वाला पार्ट में यहाँ पे देखोगे कि वार्म ओशनिक करंट दिखेगा, फिर ऊपर में आर्कटिक ओशन से ठंडी वाली जो ओशन करंट होगी वो मिक्सिंग होगी, फिर यहाँ से ठंडा ओशन करंट है ना, कोल्ड ओशनिक करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो ये जो मिक्सिंग है, ये इसके कारण से आपको साइड में वेदर भी चेंजेस होगा, टेम्परेचर भी चेंजेस होगा, क्लाइमेट भी चेंजेस होगा। इस जगह पे क्लाइमेट वार्म रहेगा, इस जगह पे क्लाइमेट कोल्ड रहेगा बिकॉज बगल से ये जा रहा है, उसके कारण से क्लाइमेट में क्या इफेक्ट आएगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना।
तो ये जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसके कारण से भी आपको टेम्परेचर में डिफरेंसेस दिख रहा है, ठीक है ना। तो इन दिस वे इतना सारा गंदा गंदा पिक्चर बनाया है, यहाँ पे पिक्चर तो है, ठीक है ना। इन दिस वे यू कैन सी दिस, जो मैं बता रहा था ये वाला पोर्शन इस तरीके से मिक्सिंग होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी मिक्सिंग होगा, इस एरिया पे भी, इस एरिया पे भी ऐसे मिक्सिंग आएगा, ठीक है। तो इधर से जो आ रही है वो कोल्ड करंट होगी और यहाँ पे जो जा रही है वो वार्म करंट होंगी, ठीक है ना। सेम चीज यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगी और इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो होगी वो कोल्ड करंट होगी और यहाँ पे भी होगी कोल्ड करंट और यहाँ पे कौन सी होगी वार्म करंट और यहाँ पे भी कौन सी होगी वार्म करंट। क्यों? क्योंकि ये एरिया टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ पे जो आने वाली होगी वो कोल्ड होगी पर यहाँ से जो जाने वाली होगी दैट इज विल बी वार्म बिकॉज इट इज लोअर लैटिट्यूड 0 डिग्री हीट सरप्लस जोन, ठीक है ना। सेम चीज ये तो पैसिफिक ओशन ही है, ये भी तो वही चीज दिखा है। और इंडियन ओशन में भी ऐसा होता है बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है क्योंकि देखो नॉर्थ में एकदम ज्यादा नहीं है, तो जो भी मिक्सिंग है यहीं से पॉसिबल, तो इसमें ऐसे तरीके का होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है, बट इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, वो देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन मानसून। मानसून आएगा तो ऐसे चलेगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ठीक। तो दिस इज द सर्कुलेशन। अब ये सर्कुलेशन, वाटर का सर्कुलेशन ऐसा होगा, ओशन करंट का सर्कुलेशन ऐसा होगा, तो ऊपर में जो विंड है बिकॉज ऑफ द कंडक्शन वो भी कोल्ड एंड वार्म हो जाएगा। इसके ऊपर का जो विंड है वो भी कोल्ड एंड वार्म हो जाएगी, जहां पे कोल्ड है वहां पे कोल्ड रहेगी, जहां पे वार्म है वहां पे वार्म रहेगी बिकॉज ऑफ द कंडक्शन, ठीक है ना। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई डिफरेंट कैरेक्टर के एयर मास बनेंगे। एयर मास मतलब जैसे ये पूरे एरिया पे एक सेम क्वालिटी का, सेम टेम्परेचर का, सेम ह्यूमिडिटी का एक एयर का बड़ा सा मास प्रिपेयर होगा, क्रिएट होगा, है ना, जिसका प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगा। इसको बोल रहे हैं हम लोग मरी टाइम ट्रॉपिकल, मतलब ओशन का है मतलब मॉइस्चर ज्यादा है और ट्रॉपिकल है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, तो हाई इन ह्यूमिडिटी एंड हाई इन टेम्परेचर, तो हम लोग उनको क्या बोल रहे हैं मरी टाइम ट्रॉपिकल। और मरी टाइम पोलर बोल दिए तो हाई इन ह्यूमिडिटी बट लो इन टेम्परेचर, तो मरी टाइम पोलर, ठीक है। इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बाद में आएंगे जब ओशन पढ़ेंगे तो ये चीज है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि इसमें ह्यूमिडिटी कितना है एंड टेम्परेचर कितना है, ठीक है। सो इन दिस वे पूरे अर्थ में ओशनिक करंट फ्लो होती है और इसका डायरेक्शन जैसे मैंने बताया, जिसको रेड है वो वार्म है, ये जो ब्लू है दैट इज कोल्ड, दिस वन इज वार्म, दिस वन इज कोल्ड, दिस वन इज वार्म, दिस वन इज कोल्ड, दिस वन इज वार्म एंड दिस वन इज कोल्ड एंड दिस वन इज कोल्ड एंड दिस वन इज वार्म, दिस वन इज वार्म, ठीक है ना। ये जो होल ऑफ द सर्कुलेशन होता है इनका काम क्या है, किसी तरीके से मिक्सिंग करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, जो समझे उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर मैं आप लोगों से इंडिविजुअली पूछूंगा। यस चंदन, इज इट ओके? अभी तक जो समझे इट इज ओके फॉर यू? सर हाँ सर, थोड़ा बहुत क्लियर है और मैं थोड़ा भी लेट से ज्वाइन किया हूँ सर। हाँ राइट, मुझे भी लगा कि आप शायद लेट से ज्वाइन किया, काफी दिन से थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो रहे हो आप, रेगुलर होइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ज्योग्राफी का। हाँ सर, वो मैं पुराना वाला देख रहा हूँ सर, आप प्रीवियस वाला जो रिकॉर्डेड है ना वो डाउनलोड करके अच्छा, देख रहा हूँ। ठीक ठीक। Shantanu, this question is for you. लास्ट क्लास में थे शांतनु? नहीं सर, मैं नहीं था लास्ट क्लास में। अच्छा, पता है, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, वैसे ट्राई करो
जो आज के क्लास के नॉलेज के बेसिस पे ट्राई करो आंसर करने का। सर 1 मतलब A only I think. 1 is the option given by शांतनु। स्पेलिंग आप SANTANU लिखते हैं क्या? सर SANTANU हाँ ओके सर। According to शांतनु A is the answer। यस, बाकी लोग अपना चैट बॉक्स में डालते जाओ, और जो दिया, अंकिता, अभिषेक, प्रीति, पवित्रो, अर्घदीप टी। अदर्स, अभिषेक सी, एबी डिविलियर्स सी। वैसे अभिषेक बच्चन यहीं पे हैं, आए हुए हैं अभी, हो गया शायद शूटिंग। सोहम डी, बी बच गया है, कोई है लेने वाला बी को? चंदन बी, ओके। दिया ए, स्निग्धा ए, सर can I change my option with D? कौन अभिषेक बोल रहे हो? Mr. शांतनु। शांतनु, ओके, यस यू कैन चेंज। सर D I will change। सर D। कौन? प्रीति। प्रीति ने आंसर किया ना डी? यस सर। ओके, और किसी का बच गया? ठीक है, तो एक चीज तो श्योर है ये सारे आंसर से कि 1 इज करेक्ट डेफिनेटली। वैसे भी रहेगा क्योंकि सारे में तो 1 दिया ही हुआ है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ओके, 1 इज करेक्ट है ना। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन, दैट इज करेक्ट, एंड द एग्जांपल इज लू। ठीक है, सेकंड को देखते हैं, अभी क्लिक राइट नहीं किया, सेकंड को देखते हैं। द शॉर्ट वेव रेडिएशन ऑन अर्थ आर एब्सॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड। जो एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो शॉर्ट वेव है, दैट इज बीइंग शॉर्ट वेव इज बीइंग एब्सॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, वेयर एज लॉन्ग वेव रेडिएशन पास थ्रू देम विदाउट एनी हीटिंग। लॉन्ग वेव डायरेक्टली वापस चले जा रहे हैं विदाउट हिटिंग द एटमॉस्फेयर। सो वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? No, sir. No, long wave is being absorbed by atmosphere, while short wave is not being absorbed by carbon dioxide. It has said carbon dioxide. Short wave is not being absorbed by carbon dioxide, while long wave is being absorbed by carbon dioxide. जो अर्थ से वापस आता है ना उसको एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, रादर देन उसको। जैसे मैंने बताया था ना, ग्लास वाला जो कार है, कार में अगर ग्लास है आप धूप में रख देते हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है पर वापस नहीं जाने देता, क्योंकि एंट्री के लिए वो ग्लास है ट्रांसपेरेंट, है ना, बट एग्जिट के लिए वो ग्लास है ओपेक। तो टेम्परेचर को वो रख लेता है अंदर कार के अंदर में,
और वापस जाने नहीं देता, जबकि आने के समय एंट्री तो मिल गई थी पर एग्जिट नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। The earth as a whole doesn't accumulate or lose heat and its temperature has remained constant. Yes, throughout history of the earth ये actually earth almost constant रहा है ना। नहीं रहता तो अभी तक हम लोग मार्स बन जाते या तो वीनस टाइप से बन जाते, ठीक है ना। दोनों में से कोई, या तो आप लोग यूरेनस टाइप से बन जाते। किसी तरीके से मेंटेन है, इसी कारण से हम लोग का एक कांस्टेंट लेवल पे, और इसी के कारण से लाइफ इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो वी आर नॉट कंसिडरिंग ग्लोबल वार्मिंग, बट वी आर कंसिडरिंग द एस्पेक्ट फ्रॉम द वेयर जहां से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद से अभी हम लोग का एक कांस्टेंट टेम्परेचर नाउ इट इज बीइंग मेंटेन। इट मे बी कंट्रोवर्शियल बट इट विल बी करेक्ट, ठीक है ना। 1 and 3 विल बी द ऑप्शन, ठीक। तो स्निग्धा, थर्ड में आपका जेन्युइन डाउट हो सकता है, बिकॉज थर्ड का ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो बस ये है कि अर्थ नॉर्मल में हीट बजट के हिसाब से हम लोग ने देखा ना कि हीट अर्थ बजट में 0 हो जाता है ना। बैलेंस ऑफ द हीट मेंटेन करता है अर्थ, है ना। ये तो अभी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं कि जिसके कारण से अर्थ में हीट ज्यादा रह जा रहा है, अदरवाइज इट डजंट एक्यूमुलेट लूज और हीट लूज और एक्यूमुलेट और लूज नहीं करता हीट को, ठीक है ना। Shantanu, you were correct. Argadeep, Abhishek, C should not be the answer. 2 गलत है, तो C should not be answer. So हम correct. Chandan B, no, 2 is wrong. Chandan, तो it is not correct. आप last class नहीं किए थे ना, तो इसलिए शायद थोड़ा सा आपको confusion हुआ। दिया, okay, दिया, हाँ, थर्ड ऑप्शन जो स्निग्धा को प्रॉब्लम हुआ वही आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। प्रीति गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा वाला सवाल है। सर ए। रिफ्रैक्शन सी। सर एल्बिडो। एल्बिडो, अच्छा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन दिया? ओके, अच्छा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जो साइंस के स्टूडेंट है बताओ, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सर एक्चुअली मेरा वो टाइप हो गया था ऑप्शन के साथ। अच्छा, नॉट रिफ्रैक्शन सर ये है कि जब भी वो किसी लिक्विड मीडियम में जब लाइट या सन रेज या लाइट रेज जब ट्रैवल करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है वही रिफ्रैक्शन है। मतलब मीडियम की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डायरेक्शन में, तो वही है रिफ्रैक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट स्प्लिट हो जाता है ना। करेक्ट है, रिफ्रैक्शन जो हम लोग बता रहे हैं, ब्लेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन मीडियम चेंजेस। गुड। सो अल्बेडो इज द आंसर, अल्बेडो इज द आंसर, है ना। जो विजिबल रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है, देखो यहाँ पे क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। क्योंकि एब्जॉर्ब होके जो वापस जा रहा है वो विजिबल नहीं है ना। जो एब्जॉर्ब होके जा रहा है वो तो रेडिएशन है और उसमें कुछ पार्ट विजिबल हो सकता है, बट जो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट इज, मैंने बताया ना कि जो स्टील पॉट वाला जैसे डाला वापस हो गया, है ना। तो वो जो दिख रहा था दैट इज अल्बेडो, बट अगर एब्जॉर्ब होके वापस जा रहा है दैट इज नॉट अल्बेडो, है ना। That is radiation in the form of radiation, or it might be in the form of conduction also. अच्छा, अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो एक चीज हमको समझना है, that is isotherm. Isotherm नाम से लग रहा है, अगर जैसे कोलकाता का एरिया, जैसे ये कोलकाता का एरिया, ठीक है ना। कोलकाता के बाद हम लोग भोपाल के एरिया ले लिए, भोपाल के बाद एक सूरत का एरिया ले लिया,
ठीक है ना। अगर ये सारे का टेम्परेचर, सपोज जुलाई का मौसम है ना, अगर ये सारे का टेम्परेचर मैच करता है तो हम लोग ये सारे को एक लाइन पे लिखते हैं। जैसे ये भी 40 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेम टेम्परेचर, line joining the places having equal temperature will be called isotherm. इसका यूज क्या होगा मैं बताऊंगा, है ना। सो दैट इज आइसोथर्म, ठीक है। सेम चीज अगर केरला में, सपोज केरला में भी 40 डिग्री सेल्सियस सपोज, है ना, जस्ट, तो ये इसको मैं ऐसे जोड़ दूंगा। और इसके बाद केरला के बाद अगर चेन्नई में भी यही टेम्परेचर है तो मैं इसको जोड़ दूंगा। नॉर्मली वी टेक इनटू अकाउंट एक एवरेज, एक सीजन का एवरेज के हिसाब से हम लोग लेके चलते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना एवरेज टेम्परेचर है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि डे टाइम में यहाँ 40 है तो कहीं और पे अलग होगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसी लाइन को जोड़ रहे हैं जहाँ पे सारे पे 40 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस जहाँ जहाँ पे है वो सबको हम लोग मर्ज कर रहे हैं, है ना। एंड दैट द लाइन ज्वाइनिंग द places having the same temperature we are calling it isotherm, ठीक है ना। अब ये आइसोथर्म, ये जो डिविजन है ये कई बार चेंज होता रहता है, और क्या होता है ये सब चीज हम जो समझेंगे। तो आइसो जहां पे भी होता है ना, तो समझ लो कि एक ऐसा जो कि इक्विवेलेंट है। अब मैं आइसो बार बोल दूं तो आइसो बार मतलब द लाइन ज्वाइनिंग हैविंग द सेम प्रेशर, द प्लेसेस जिसका प्रेशर सेम है। जैसे इसको मैं बोलूं 1000 मिली बार, ये भी 1000 मिली बार, ये भी 1000 मिली बार, और ये भी 1000 मिली बार। इसको जोड़ने वाले लाइन को हम लोग बोल रहे हैं दैट इज आइसोबार, ठीक है ना। अब देखो आइडियली ये जो अर्थ है, अर्थ में हर एक लैटिट्यूड जो होते हैं दैट शुड बी आइसोथर्म, इजंट इट। आइडियली क्या है कि इसमें भी सेम टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी दूर से टिल्टेड रेस पड़ रही है और इस पे वर्टिकल रेस पड़ रही है, मतलब ये पूरे एरिया पे सेम टेम्परेचर होना चाहिए। इस पे जिस तरीके से रेस पड़ रही है उस पे सेम टेम्परेचर होना चाहिए पूरे लाइन पे, मतलब एक लैटिट्यूड में सेम टेम्परेचर होना चाहिए। मींस एन आइसोथर्म should ideally follow the latitude, the parallels of the latitude, but in reality it is not same. Why it is not the same we will see, ठीक है ना। ये समझ आया पहला चीज कि आइसोथर्म लैटिट्यूड के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि सन का रेस उस पे उतना ही टेम्परेचर, उतना ही एनर्जी दे रहा है। बट आई हैव सेड यू कि जितना हीट मिल रहा है नॉट नेसेसरली उतना टेम्परेचर बढ़े, और आइसोथर्म में मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर उतना होना चाहिए, ठीक है ना। तो सन से तो एनर्जी सेम मिल रही है सारे लैटिट्यूड, एक लैटिट्यूड जो 23.5 है उस पर पूरा एक ही एनर्जी मिल रही है, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। व्हाई देयर इज अ डिफरेंस वी कैन सी, ठीक है। सो आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। उसके बाद मैं अगला पिक्चर दिखाता हूँ। लेकिन सर इक्वल टेम्परेचर कैसे होगा वो तो काफी सारे चीजों पे डिपेंड करेगा, तो कैसे आइसोथर्म हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, बिकॉज मैंने बोला आइडियली अगर अर्थ पूरा एक ही प्रॉपर्टी का बना हुआ है, अर्थ में एक ही टाइप का एटमॉस्फेयर है, कोई मरीन नहीं है, ओनली लैंड वाला एरिया है, तो वो अगर सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, सी से डिस्टेंस सेम है, आइडियल कंडीशन में अगर सारा लैंड फॉर्म सेम है तो वो टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि एनर्जी इसको सेम मिल रहा है। बट डिपेंड कर रहा है कि जो एब्जॉर्व कर रहा है वो वाटर है कि कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट है तो अलग तरीके का आइसोथर्म आएगा, और वाटर और लैंड है तो अलग तरीके का आइसोथर्म आएगा। तो रियलिटी में कैसे आएगा, सब कुछ जनवरी का सीजन। मैंने क्या बताया कि आइडियली ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लैटिट्यूड को ये फॉलो करना चाहिए, आइडियली इस तरीके से लैटिट्यूड को फॉलो करना चाहिए। बट आइडियल कंडीशन तब पॉसिबल होता कि ये जो अफ्रीका है ये पूरा का पूरा लैंड वाला एरिया होता, ये भी पूरा लैंड वाला एरिया होता। बट वी हैव अंडरस्टूड दैट देयर इज अ डिफरेंशियल हीटिंग मतलब लैंड और वाटर में टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। तो हम लोग देखते हैं, है ना। सपोज सेम एनर्जी इज बीइंग गिवन हियर आल्सो एंड हियर आल्सो, सेम एनर्जी इज बीइंग गिवन। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लैटिट्यूड को फॉलो करके जा रहा हूं, एक लैटिट्यूड को फॉलो करके जा रहा हूं, ओके।
इस पे सनरेज का एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किलो जूल विल बी सेम, किलो जूल तो सेम होगा, एनर्जी सेम होगा। अब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, सपोज इस एरिया पे सहारा के पास सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है जनवरी के सीजन में। तो विंटर टाइम में लैंड ज्यादा ठंडा हो जाएगा ओशन के कंपैरिजन में, कि ओशन ज्यादा कोल्ड होगा लैंड के कंपैरिजन में? सर लैंड ज्यादा कोल्डर हो जाएगा, मतलब लैंड का टेम्परेचर एज कंपेयर टू वाटर, लैंड का टेम्परेचर एज कंपेयर टू वाटर ज्यादा तेजी से फॉल करेगा, है ना। तो सेम इंसुलेशन होने के बाद भी, सेम एनर्जी होने के बाद भी, यहाँ पे अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो ओशन में 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नहीं होगा, ये थोड़ा सा 32 डिग्री होगा, isn't it? या 34 डिग्री होगा। पर मुझे खोजना है, आइसोथर्म बनाना है, तो मुझे क्या खोजना है? मुझे 30 डिग्री सेल्सियस खोजना है। तो इफ यू वांट टू सर्च फॉर 30 डिग्री सेल्सियस तो मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जाऊंगा तो और टेम्परेचर बढ़ेगा ओशन का। तो मुझे यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस मिला। तो आई एम ज्वाइनिंग द लाइन विच इज पासिंग थ्रू सहारा। क्या हो गया? तो आई एम ज्वाइनिंग लाइन विच इज पासिंग थ्रू सहारा टू दिस वन and which is bending towards north side, bending towards northern side। फिर अब मैं इस साइड में आता हूं, यहां से ये जो है, यहाँ पे क्या क्या होगा? मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया नहीं, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये सब होगा, ये सब कंट्रीज। अब यहाँ से यहाँ पे सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है, मैं ओशन पे पहुंचा, बट ओशन पे देखा तो आगे 32 है या 35 है, क्योंकि वाटर उतना तेजी से ठंडा नहीं होता। तो मुझे फिर से थोड़ा नॉर्थन साइड जाना पड़ेगा, नॉर्दर्न साइड जाना पड़ेगा। सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि whenever on the season of winter, in the season of winter, whenever I am moving from land to ocean area, oceanic area, I will have to go to the northern side. So isotherm will move towards the northern side, and it is true on the northern latitude, or we can say it is true on the lower latitude. But higher latitude पे चेक करते हैं, higher latitude पे चेक करते हैं। अब ये इतना बड़ा लैंड मास, सपोज विंटर का सीजन में इस जगह पे, जनवरी का तो सीजन है, मतलब सेंटा क्लॉज पूरा एकदम थर्माकोट वगैरह सब पहन के बैठे हैं। सर एक क्वेश्चन है। यस सर, ये जो आइसोथर्म है ये जनवरी विंटर में नॉर्थन साइड मूव कर रहा है, हाँ। तो इसका क्या रीजन है सर कि ये नॉर्थन साइड क्यों जा रहा है? क्योंकि ITC-Z तो नीचे चला गया होगा 0 डिग्री के। यस तो फिर ये ऊपर क्यों जा रहा है सर? मतलब जो टेम्परेचर है, क्योंकि वो तो नीचे मिल जाना चाहिए। हाँ, अच्छा थोड़ा तो समझ ये में बताओ, आया। जैसे -12.5 डिग्री सेल्सियस है ना, अगर मैं ऊपर नहीं जाऊं तो यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सपोज ओशियन का टेम्परेचर क्या सेम -12.5 विल बी देयर? यहाँ पे क्या -12.5 जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा? नहीं सर, ओशियन तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता, जल्दी गर्म भी नहीं होता। तो -12.5 मुझे खोजना है, क्योंकि आइसोथर्म तो है सेम टेम्परेचर वाले प्लेस को ज्वाइन करना। यस सर। तो -12.5 मुझे यहाँ पे मिलेगा, इस एरिया पे मिलेगा -12.5? वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, -12.5 नीचे मिलेगा सर कि ऊपर मिलेगा? हाँ, 0 डिग्री इक्वेटर के पास सनरेज वर्टिकल पड़ती है, तो इस जगह पे तो और ज्यादा वार्म होगा। तो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, है ना, ये तो और ज्यादा वार्म होगा, क्यों? 0 डिग्री टेम्परेचर। तो अगर मुझे -12.5 खोजना ही है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। यस सर, थोड़ा ऊपर ठंडी होगी। हाँ हाँ, ऊपर में ज्यादा वाटर ठंडा होगा, यहाँ पे वाटर तो गर्म होगा, और इस सेम लाइन पे भी वाटर रिलेटिवली गर्म होगा इसके कंपैरिजन में। यस सर। तो मुझे आइसोथर्म खोजना है, तो मैं ओशियन में खोजा, नहीं मिला,
और ऊपर गया, ऊपर में गया, ऊपर जाते गया, यहाँ पे मुझे मिल रहा है -12.5, यहाँ पे -12.5 मिल रहा है। अब जैसे लैंड आया तो लैंड में -12.5 मुझे यहीं पे मिल गया, नीचे में आने पड़ रहा है। क्यों आने पड़ रहा है? क्योंकि -12.5 ये नियर टू द लैटिट्यूड आ गया, मतलब लैंड बहुत तेजी से ठंडा हो गया है। यस सर। तो मुझे सदर्न साइड में आना पड़ा जैसे ही मैं लैंड पर अप्रोच किया। फिर लैंड से फिर से ओशन में अप्रोच किया तो मुझे दिख रहा है -12 डिग्री सेल्सियस, -12 डिग्री सेल्सियस। अब मैं अगर इसी लाइन पे आगे जाऊं तो मुझे दिखा टेम्परेचर बढ़ गया, तो -12 यहाँ पे नहीं जाया, मैं थोड़ा और ऊपर गया, अभी भी -12 नहीं पहुंचा, और ऊपर गया, अच्छा यहाँ पे -12 है, तो आई विल हैव टू माय आइसोथर्म टू दिस लाइन। तो इस तरीके से मैंने इस लाइन को ज्वाइन किया, इस लाइन को ज्वाइन किया, इस लाइन को ज्वाइन किया, यहाँ पे -12.5 मिला, यहाँ पे -12.5 मिला, यहाँ पे, और इस तरीके से ये आइसोथर्म क्रिएट हुआ। ITCZ हमेशा से उस जगह पे होगा, बाकी लोग नहीं जान रहे हैं, पर जितना लोग थोड़ा बहुत अगर समझते हो तो ITCZ बस उस जगह पे होगा जहाँ पे 0 डिग्री या वर्टिकल रेस पड़ते हैं, उस जगह पे आइसोथर्म होगा, ठीक है ना। और आइसोथर्म का कनेक्शन इससे नहीं हो रहा है, आइसोथर्म एंड ITCZ और आइसोथर्म में डिफरेंस है, क्योंकि ITCZ जहां पे होगा जहां पे 0 डिग्री या जहां पे सनरेज वर्टिकल पड़ेंगे, सनरेज वर्टिकल पड़ेंगे, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि विंटर सीजन में सनरेज तो 23.5 पे वर्टिकल पड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसे में ये आइसोथर्म का क्या होगा? तो आइसोथर्म का तो वही होगा, आइसोथर्म इज नॉट बीइंग वेरिड बिकॉज ऑफ द विंटर एंड समर। आइसोथर्म को बस ये देखना है कि मुझे यहाँ पे अगर 10 डिग्री का मेरा आइसोथर्म है या -12.5 डिग्री का आइसोथर्म है, तो मुझे ओशन पे कहाँ पे मिल रहा है -12.5, तो मुझे यहाँ पे -12.5 मिला, तो मैं ये जगह को टच करते हुए एक लाइन बना दिया। फिर मैंने 0 डिग्री पकड़ा, यहाँ से 0 डिग्री के हिसाब से मैंने देखा 0 डिग्री कहाँ पे मिल रहा है, पर जैसे ही लैंड पे गया वो नियर टू इक्वेटर मुझे 0 डिग्री मिल रहा है। देखो अमेरिका वाला एरिया है, 0 डिग्री विंटर सीजन में इतना नीचे पे मिल रहा है, जबकि इसी के इक्विवेलेंट में अगर यहाँ पे चले जाए हम लोग, है ना, तो थोड़ा सा मतलब ये समझ लो कि इंडिया के नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे 0 डिग्री मिलना चाहिए, ठीक है ना। बट यहाँ पे 0 डिग्री क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ पे हिमालय है और भी बहुत कुछ रीजन है, बट यहाँ पे 0 डिग्री श्योरली मिल रहा है क्योंकि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, ठीक है ना। ओशन से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो खैर इतना सारा कंसेप्ट का अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले इतना बस समझ जाओ आइसोथर्म क्या है। मुझे सिंपल जो पहले बचपन में हम लोग क्या करते थे, मल्टीपल डॉट्स को मैच करते थे और जहां जहां पे वो जो डॉट्स थे उसको मिला के एक डायग्राम बना देते थे, वही है। और यहाँ पे ये जो डॉट्स है वो है -12.5 डिग्री वाला, जहां जहां पे -12.5 मिलेगा वहां पे उसको ज्वाइन कर लिया। अब मेरे पास ऑब्जर्वेशन क्या आया, आइसोथर्म को देख के ऑब्जर्वेशन ये आया कि whenever I am moving from land to ocean, this isotherm is moving to northwards, and when I am moving from ocean to land, this isotherm is bending towards southern area. And the reason is that because ocean relatively faster warm भी नहीं होता, colder भी नहीं होता, तो लैंड पे जो टेम्परेचर हम लोग को मिल रहा है वो ओशन पे काफी ऊपर पे मिलेगा, नियर टू द आर्कटिक। और क्योंकि लैंड में वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं तो तेजी से राइज हो जाता है और तेजी से डाउन हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होता है तो बहुत तेजी से राइज और फॉल नहीं करता। अब जैसे यही आइसोथर्म को जब मैं फिर से साइबेरिया एरिया पे गया तो फिर से मुझे नीचे आना पड़ा, वाई? बिकॉज 0 डिग्री के पास टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना। तो ये यहाँ से ये जो उसको ओशन में यहाँ पे मिल रहा था वो यहाँ पे मिल रहा। बट अब देखो यहाँ पे देखो, अब सदर्न ओशन में देखो या तो सदर्न प्लेनेट में, सदर्न हेमिस्फीयर में देखो, 10 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट इट इज फॉलोइंग द लैटिट्यूड। And why it is following the latitude? Reason is that because there is a hardly any land area. Land नहीं है, so there is no force which is there to bend the isotherms. Isotherm को bend करने के लिए वाले कोई भी यहाँ पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसलिए ये पूरा प्योर दिख रहा है, सेम चीज यही दिख रहा है। बट यही अगर लैंड और वाटर में चला जाता तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता। तो ये है ओशन का इफेक्ट ऑन द लैंड एरिया।
या मॉइस्चर का इफेक्ट ऑन द लैंड एरिया, क्योंकि अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज वाटर इन द एटमॉस्फेयर, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो you can see the importance of the water molecules in the atmosphere. Here water molecules are less, that's why temperature is drastically reduced and drastically increased. And यहाँ पे क्या हो रहा है, water temperature is not drastically reducing. अब जनवरी को छोड़ के हम लोग जुलाई का सीजन जाते हैं। अब जुलाई के सीजन में क्या होगा, अब जुलाई के सीजन में जो मुझे यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर मिलता है इस जगह पे। चलो और ऊपर वाला केस देते हैं, ये 20 डिग्री सेल्सियस मुझे टेम्परेचर इस एरिया पे मिला। ओके फाइन, मैं कोई भी एक 20 डिग्री सेल्सियस लेके चला इस एरिया से। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स एंड आई एम फॉलोइंग द लैटिट्यूड, मैं फॉलो 20 डिग्री सेल्सियस और यही लैटिट्यूड को फॉलो करते हुए मैं निकल रहा हूँ। यहाँ पे मैं देखा मुझे 20 डिग्री सेल्सियस नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि लैंड बहुत तेजी से वार्म होगा। तो ये जो 20 डिग्री अप्रोच कर गया, मतलब ओशन में 20 डिग्री अप्रोच करने के लिए मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। 20 डिग्री सेल्सियस को अप्रोच करने के लिए मुझे थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। क्यों? नियर टू इक्वेटर आना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी भी कोल्डर होगा। ये वाला क्या होगा, हो सकता है 90 डिग्री हो या 18 डिग्री हो। तो ज्यादा टेम्परेचर जब पहुंचाना है तो मुझे नीचे आना पड़ेगा ओशन में, और जब कम टेम्परेचर पहुंचाना है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। इससे पहले जनवरी में मुझे कम टेम्परेचर चाहिए था तो मैं ऊपर गया, अब मुझे चाहिए ज्यादा टेम्परेचर तो मुझे नीचे आना पड़ेगा, मतलब 0 डिग्री के पास आना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी कि ओशन में जो आइसोथर्म है वो सदर्न साइड में बेंड हो रहा है। हियर आल्सो इट इज विजिबल। जैसे ही मैं ओशन में पहुंचा ये सदर्न साइड में बेंड हो गया, और 20 डिग्री सेल्सियस मतलब आइसोथर्म इज बेंडिंग साउथवर्ड्स और नियर टू द इक्वेटर when we are moving from land to water. इस फिनोमिना में किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। पहले अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ जाओ क्या प्रॉब्लम हो रहा है या क्या चीजें हैं। आइसोथर्म क्या है, इसका डेफिनेशन अगर समझते हो फिर आगे जाओ, और इसके बाद मैं आप ही लोग को बोलूंगा आप एक्सप्लेन करो उसको करके। सर एक बार वो बेंडिंग क्लियर करा दिए सर, ये साउथर्न साइड में अभी जा रहा है, ये हाँ। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सर कि टेम्परेचर कैसे 20 डिग्री नीचे मिल रहा है। ओके यहाँ पे आए हम लोग, ये अर्थ हुए, सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर पड़ता है ये 0 डिग्री पे, और उसके बाद जो पड़ता है 23.5 नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। इस एरिया पे सबसे ज्यादा इंसुलेशन पड़ता है, टेम्परेचर मतलब हीट सरप्लस जोन जो हम लोग बोले थे, हीट सरप्लस जोन है दिस एरिया। ओके, सो इफ दिस एरिया इज हीट सरप्लस जोन, मतलब लैंड हो या वाटर, लैंड हो या वाटर इस जगह पे बहुत वार्म होगा। तो अगर मैं ओशन में खड़ा हूँ, अटलांटिक ओशन में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मिडिल में हूँ ओशन में, तो मुझे अगर कोल्डर वाटर चाहिए तो मुझे नॉर्दर्न साइड जाना होगा, और मुझे वार्म वाटर चाहिए तो मुझे सदर्न साइड में आना पड़ेगा। सपोज मैं 45 डिग्री लैटिट्यूड पे मैं खड़ा हूँ, 45 डिग्री लैटिट्यूड पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ओशन के बीच में हूँ, तो मुझे वार्म वाटर चाहिए तो मैं चाहूंगा टुवर्ड्स 0 डिग्री, एंड कोल्ड वाटर चाहिए तो मैं टुवर्ड्स पोलर रीजन या आर्कटिक साइड में जाऊंगा। अब यही 45 डिग्री पे मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं लैंड पे खड़ा हूँ। 45 डिग्री सेल्सियस नहीं, 45 डिग्री लैटिट्यूड आई एम सेइंग, 45 डिग्री लैटिट्यूड। इसमें भी सेम केस है कि मुझे अगर टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो मैं इक्वेटर साइड में जाऊंगा, और मुझे टेम्परेचर कम चाहिए तो मैं नॉर्दर्न साइड में जाऊंगा। जैसे हम लोग अभी गर्मी के सीजन में वैकेशन के लिए जाते हैं हिमालय साइड में, और ठंड के दिन में वैकेशन के लिए जाते हैं ओशन कोस्टल एरिया पे, ठीक है ना। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, दैट्स फाइन। बट क्या है, ये पर्सन जब 45 डिग्री लैटिट्यूड पे था, इस 45 डिग्री लैटिट्यूड पे था, इसको यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा था। सपोज जुलाई का सीजन में उसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा था। जुलाई के सीजन में 25 डिग्री सेल्सियस मिल रहा था उसको, कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में।
और अटलांटिक ओशन में कितने डिग्री लैटिट्यूड पे? 45 डिग्री लैटिट्यूड पे। अब वो चला गया रशिया में, इस एरिया पे आ गया। अब लैंड पे जैसे ही वो गया, वो 45 डिग्री लैटिट्यूड पे ही है अभी भी, बट टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे 20 डिग्री पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? विंटर सीजन है, अच्छा जुलाई है ना, सॉरी जुलाई का सीजन है, तो यहाँ पे टेम्परेचर पहुंच गया 35 डिग्री। क्यों पहुंच गया? क्योंकि लैंड जल्दी से वार्म होता है और ये जल्दी से ठंडा, और लैंड जल्दी से ठंडा भी होता है। तो जो टेम्परेचर which I am experiencing on the Atlantic Ocean at 45 degree latitude is 25 degrees Celsius. Why the temperature I am experiencing on the land at 45 degree latitude is 35 degrees Celsius. Why? Because land is more warmer compared to ocean. So I cannot join this line, 25 degree line. ये जो तो ये 45 डिग्री लैटिट्यूड पे मैं जब मैं खड़ा था यहाँ पे, तो मुझे जो 25 डिग्री सेल्सियस मुझे टेम्परेचर जो मिला था, और यही 45 डिग्री सेल्सियस पे मैं 45 डिग्री लैटिट्यूड पे मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ, और मुझे टेम्परेचर मिला जुलाई के सीजन में यहाँ पे 35। तो मैं ये दोनों लाइन को जोड़ नहीं सकता। क्यों? आइसोथर्म का डेफिनेशन ही है कि 25 को 25 से जोड़ना है, 25 को 35 से नहीं जोड़ना है। अब मेरे को यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट खोजना है इस पूरे जगह पे जो 25 डिग्री सेल्सियस दे रहा है मुझे। तो 25 डिग्री सेल्सियस मुझे खोजना है लैंड पे, तो मैं इस साइड जाऊं, नॉर्थ साइड जाऊं कि साउथ साइड? सर क्लियर है सर, साउथ साइड जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे गया तो मुझे 35 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, मुझे 25 डिग्री सेल्सियस मिलेगा यहाँ पे। नहीं सर, लैंड में नहीं, वाटर में सर, ये तो ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, सपोज मैं लैंड का पूछ रहा हूँ, मुझे 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो मैं क्या करूँ? ऊपर जाना पड़ेगा सर। हाँ, तो मुझे यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस मिला, तो मैं क्या किया, इस तरीके से जोड़ दिया आइसोथर्म्स को। अब मुझे 35 डिग्री को खोजना है। अब मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से सबको, इरेज कर देता हूँ अच्छे से। तो मुझे मिला था इस तरीके का, है ना, मुझे मिला यहाँ पे जो 25 मिला और वो यहाँ पे 25। अब यहाँ पे जो 35 है उसको मुझे मैच करना है ओशन में। तो ओशन में मैं 45 डिग्री लैटिट्यूड पे हूँ, 45 डिग्री लैटिट्यूड पे हूँ, तो मैं नॉर्दर्न साइड पे जाऊं कि सदर्न साइड जाऊं? मुझे 35 खोजना है। तो वाटर के केस में तो सर हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो वाटर के केस में मैंने सदर्न, तो 35 डिग्री ऐसा हो गया। So you can see either 35 degree isotherm or 25 degree isotherm, it is bending towards south on oceanic area, है ना। यही चीज तो दिखा रहे हैं, ये 20 डिग्री सेल्सियस के लिए उसको नीचे आना पड़ गया, और वही चीज तो हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो माई कंसेप्ट इज क्लियर नाउ कि whenever I will have to move, I will have to bend, I will have to follow the isotherm. So isotherm will be bent on towards the southern side at the July season in the ocean, and it will move towards northern side on winter season. यहाँ पे देखो विंटर सीजन में क्या हो रहा है, ये नॉर्दर्न साइड में मूव कर जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको याद करना है तो वहां पे इतना कंसेप्ट नहीं बनाने के लिए टाइम मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो जनवरी सीजन में तो आपको याद कैसे रहेगा, तो जनवरी सीजन में आप बीच वाले एरिया पे जा रहे हो, समझ जाओ, है ना। जनवरी सीजन में आप बीच वाले एरिया पे जा रहे हो, तो आप नीचे साइड जा रहे हो, ठीक है। तो बेंडिंग कहाँ होगा, इस तरीके से नीचे आ रही, ठीक है ना। और वही कहाँ पे आपको, हाँ जुलाई सीजन में आप हिल साइड जा रहे हो, तो आप क्या किए, आप इसको ऊपर रखो
और बाकी नीचे हो जाएगा, बस इतना ही याद रखें। तो इस तरीके से आपको ये रट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रटने वाला कंसेप्ट और रटने वाला चीज है, और एक कंसेप्ट वाला चीज, दोनों चीज बतानी है ना। तो आपको कोस्टल एरिया जाना है, तो कोस्टल एरिया मतलब आप जनवरी के सीजन में कोस्टल एरिया जा रहे हो, तो कोस्टल एरिया जाओगे तो ये वाला नीचे साइड रहेगा और ओशियन वाला ऊपर रहेगा, है ना। लैंड वाला आपको नीचे रहेगा, और भाई अपोजिट जा रहे हो तो ये लैंड वाले को ऊपर कर दो, उसको नीचे कर दो, ठीक है ना। ये तरीका है। तो अब ये चीज देखो, अगर ये चीज समझ आया, देखो ये सारे एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, बट देखो एनसीईआरटी को भी समझने के लिए हमको थोड़ा सा ये चाहिए। देखो ये सारा पिक्चर एनसीईआरटी का ही है जो मैंने लिया है, बट हम लोग को समझना पड़ेगा ना ये क्या दिया है करके, ठीक है ना। ओके, मतलब एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर will be more for the land as compared to water. अब मैं बात कर रहा हूं रेंज ऑफ द टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर। व्हाई आई एम सेइंग रेंज, बिकॉज समर में ये चला जाएगा 40 और विंटर में चला जाएगा -30। तो रेंज ऑफ द टेम्परेचर कितना हुआ, 70 डिग्री, isn't it? मतलब इतना दूर में वेरी कर रहा है। वही चीज ले लो ओशियन में, ओशियन के पास चेन्नई वाला एरिया ले लो, कोलकाता एरिया ले लो या मुंबई ले लो, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हार्डली 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। वही दिल्ली में चले जाओ, एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब अब रेंज ऑफ टेम्परेचर का आइसोथर्म मैं कैलकुलेट करूं कि जहां पे 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाए, तो ये पूरे लाइन को मैंने ज्वाइन कर लिया। मतलब इतने पूरे लाइन पे विद इन अ सीजन और विद इन अ ईयर, जनवरी टू जुलाई, इतना ज्यादा चेंजेस आ जा रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस आ रहा है। तो वही चीज 50 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस आ रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस आ जा रहा है। तो ये जो दिख रहा है चेंजेस कहाँ पे कम होंगे, ओशियन एरिया पे चेंजेस कम होंगे, 3 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। या तो लैंड कौन से एरिया पे जहाँ पे होंगे, ऐसे एरिया जो कि कोस्टल एरिया के पास होंगे, वहां पे ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आएगा। पर एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर विल बी मोर इन द केस जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर विल बी हाई। जैसे ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये भी इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, इसमें एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर विल बी हाई, है ना। वही 0 डिग्री पे देखोगे कि एनुअल रेंज बहुत कम है, 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसलिए तो ये रेन फॉरेस्ट है ना, इस जगह पे रेन फॉरेस्ट क्यों है, रीजन इसका यही है क्योंकि इस जगह पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर डजंट वेरी, है ना। जुलाई में भी वही क्लाइमेट है, जनवरी में भी वही क्लाइमेट है, ठीक है। पर इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में जाओगे तो समर में बहुत ज्यादा गर्म और विंटर में बहुत ज्यादा ठंडा। दैट इज द कंसेप्ट आई एम हैविंग, ठीक है। तो अगर ये यहां तक क्लियर है सबको, कहीं पे भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। देखो सिंपली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कैरेक्टर ऑफ द लैंड एंड वाटर कितना कुछ चेंजेस दिख रहा है। अब देखो विद इन द लैंड ऑल्सो देयर इज सर्टेन डिफरेंसेस। लैंड में अगर सैंड होगा, है ना, लैंड में अगर सैंड होगा और लैंड में अगर सॉइल होगा, तो दोनों जगह के टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। सेम हीट में अप्लाई करता हूँ, सेम हीट आई एम अप्लाइंग, यहाँ पे भी सेम हीट देता हूँ, यहाँ पे भी सेम हीट देता हूँ। सॉइल में क्या है, मॉइस्चर है, सैंड में मॉइस्चर कम है, तो डिफरेंस आएगा, श्योरली डिफरेंस आएगा, isn't it? श्योरली डिफरेंस आएगा। तो ये चीज जो दिख रहा है यही चीज इवन अब देखो, अब माउंटेन पे आता हूँ, माउंटेन एंड वैली, माउंटेन एंड वैली एज कंपेयर टू वैली, माउंटेन इमीडिएटली हीटेड अप हो जाएगा और इमीडिएटली कूल डाउन हो जाएगा, और एज कंपेयर टू और वैली क्या होगा, धीरे से वार्म होगा और धीरे से कोल्ड होगा। ये सारे रीजन के कारण से आपका विंड का स्पीड, विंड का टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट सारा वेरी करने वाला है। और ये सारा चीज अगर समझ गए हो तो आगे का कंसेप्ट मेरे लिए क्लियर होगा। जो अभी मैं पढ़ाने अच्छा वाला था, उसमें मैं पोल्यूशन बताने वाला था कि भाई विंटर सीजन में पोल्यूशन इतना ज्यादा क्यों होता है ना।
और एज कम्पेयर टू समर सीजन, ठीक है ना। वैसे ऑलरेडी ओवर सैचुरेटेड हो गया होगा, जिसको भी समझ आया होगा। इवन ओल्डर बैच के लिए भी हो सकता है किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो वो भी मेरे ख्याल सब क्लियर हो गया होगा। तो ये इस कंसेप्ट में जो बताया हूँ आज के कंसेप्ट को लेके, हीट सरप्लस, हीट डेफिसिट, वहां से लेके मैंने इस यहाँ तक लेके आया है। इस चीज को इमीडिएटली यू कैन रिवाइज इट, रिवाइज करने के बाद आपको वो कंसोलिडेट हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया, देयर इज नो इशू। रीजन क्या है कि हमको ही खुद टाइम लगता है ये सब चीज को रिकॉल करने में कि हाँ ये सब चीज है कि नहीं करके, मतलब समझने में, उसको समझाने में, है ना, और उस तरीके से प्रेजेंट करने में। तो आपको वही लेवल पे आना है कि आपको पहले समझना है फिर इसको समझाना है। जितना एक्सप्लेन करोगे दैट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है ना। एक बना दो अपना एक सेल्फी कैमरा से लगा के और अपने आप को समझाओ कि देखो मैंने ये समझा है, और उसको रिकॉर्ड करके रख लो इस चीज के लिए, तो नाउ इट विल बी क्लियर, ठीक है ना। अभी और डाउट्स आएंगे श्योरली, हीट बजट में भी डाउट आएंगे, और अगर एक हफ्ते बाद देखोगे तो पूरा का पूरा ही डाउट रहेगा, है ना। तो इसलिए रिवाइज कर लेना उसको, है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ दैट इज इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। सर आज का स्लाइड्स क्या अपलोडेड मिल जाएगा ऐप में? आज का स्लाइड, ये वाला स्लाइड ऑलरेडी अपलोडेड है क्या? मेरे ख्याल से ऑलरेडी इट इज अपलोडेड दिस स्लाइड। कोई देखा है क्या ये स्लाइड्स को? जाके देखना, मेरे ख्याल से मैंने लास्ट क्लास में ही अपलोड कर दिया था, ठीक है ना। जाके देख लेना, ये वाला स्लाइड पूरा का पूरा अपलोडेड है ना। एक बार रीड करके भी देख सकते हो, है ना। बस आगे का जो एमसीक्यूज है उसको बस सॉल्व मत करना, अदरवाइज मेरे क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। बस एमसीक्यूज को सॉल्व मत करना, बाकी क्योंकि मैं उसको क्वेश्चन करूंगा आप लोग से उस समय। बाकी ये स्लाइड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसमें, यू कैन फाइंड देयर। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो हम लोग खत्म करते हैं। अगला आपका इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास है। इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए भी कोई आपको पास्ट का कुछ बैकग्राउंड चाहिए नहीं, है ना। सिंपल एक साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाए थे, और आगे और सिक्योरिटी से जो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है उसको देखेंगे। अभी देखो कि सिक्योरिटी का क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है, पॉलिटिकल एंगल से भी आ सकता है। अभी यू कैन सी कि जो जेपी नड्डा आए थे उसमें जो स्टोन थ्रोइंग हुआ था, स्टोन पेल्टिंग हुआ था, है ना। देखो क्या है, देखो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, है ना। और कहीं कहीं पे भी है, चाहे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आया, चाहे कहीं का भी मिला है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कोई है ना। वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स जो हो रहा है, क्योंकि अगर नॉर्मल पब्लिक स्टोन पेल्टिंग कर सकती है तो मतलब कल के दिन वही चीज का हेल्प कौन करेगा? वही चीज का हेल्प ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज वाले लोग होंगे, उन लोग भी यही चीज को करेंगे। तो वैसा चीज अवॉइड करना है, बिकॉज स्टेट इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ सेंटर, एंड दो स्टेट सेंटर इज हैविंग मोर पावर, बट फिर भी ये जो रेजिस्टेंस है इट इज नॉट गुड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। द रेजिस्टेंस इज नॉट गुड, इट इज नॉट फ्रूटफुल फॉर द citizens and residents of the states, है ना। इट इज नॉट गुड। देखते हैं यार, मुझे तो लग रहा है कि इस बार के इलेक्शन में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस होने वाला है, क्योंकि ये हो सकता है कि बीजेपी और इसके बीच में ना मेक एंड ब्रेक वाला चीज आ सकता है। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा होने वाला है, पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा होने वाला है श्योरली। सर एक क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे, पूछूं क्या?